हमें तकलीफ होती है। तो और कभी कभी सिंपल जो डेली एक्टिविटीज होते हैं जो यूजुअली हम पहले कर पाते थे वो अभी नहीं कर पाते हैं वैसे। एंड एक और सरप्राइजिंग बात ये है कि ये छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गया है। एंड हमें लगता है कि 20s एंड 30s के एज में विच इज देखा जाए तो वेरी अनकॉमन, बैक पेन हैज बिकम वेरी वेरी कॉमन अमंग ऑल ऑफ देम। सो एक गुड न्यूज देने के लिए दैट टुडे आवर मास्टर क्लास विल टेल यू दैट बैक पेन के लिए हमें मेडिसिन या सर्जरी की जरूरत नहीं है, बस मूवमेंट एंड कुछ सर्टेन चीजें जो हम डेली बेसिस पे कर सकते हैं, घर पे कर सकते हैं, या अगर हम ध्यान से देखें, सुने और समझे तो हम अपने बैक पेन को कम कर सकते हैं बिना मेडिसिन या बिना पेन किलर्स लिए। तो राइट पोस्चर, करेक्ट मूवमेंट एंड प्रॉपर गाइडेंस से हम नेचुरली अपनी जो स्पाइन हेल्थ है जो डिटोरियोरेट हो गया है, जो जिसका अगर वो 100% काम कर सकता था वो भी 10% पे आ गया है, तो हम वापस उसको ठीक कर सकते हैं। और इसी पर्पस के लिए हमने आज का ये मास्टर क्लास हमने बनाया है, और ताकि आप समझे कि एक्चुअल में बैक पेन कहाँ से आता है, उसका रूट कॉज क्या है और कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। बट इसके लिए मेन इंपॉर्टेंट होता है नॉलेज, एंड अगर नॉलेज मिली और हम समझ पाए तो हम उस पर काम कर सकते हैं। तो now I'm glad that I got this opportunity to do and welcome the guest for today. We have Dr. Harmanjeet Singh Cheema with us to, talk about what back pain actually is. He's a qualified physiotherapist and also a posture and alignment expert. And उनने काफी लोगों को पेन मैनेजमेंट में ट्रीट किया है, एंड बिकॉज उनका एक्सपर्टीज है विथ पेन मैनेजमेंट, बैक pain, back and control is one of the many problems that he deals with on a daily basis, और उनका clientele वैसा ही है। So I would like to welcome Dr. Harman on with us. Yeah, so he's worked with numerous patients and उनकी philosophy is very simple कि दवाई से ज्यादा मूवमेंट जरूरत होता है। तो आज हम इस मास्टर क्लास में समझेंगे कि बैक पेन का रूट कॉज क्या है एंड कॉमन पोस्चर मिस्टेक्स जो हम डेली बेसिस पे करते हैं, बिकॉज आजकल जो भी हमारा काम रहता है वो स्क्रीन्स पे चला गया है, हम फोन पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, या फिर हम एक पोस्चर में ज्यादा देर तक बैठे हुए रहते हैं, हम वो कंटिन्यूस बिना मूवमेंट के एक जगह स्टिफ या फिर स्टिल हो जाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। एंड वो एक सिंपल करेक्टिव स्ट्रैटेजीज देंगे जो हम अपने डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं, और एक प्रैक्टिकल स्टेप्स, ये नहीं कि आपको सब बता दिया कि ये है ऐसा है, हमें प्रॉपर फिजियोथेरेपी पढ़ा तो नहीं सकते बट हमें थोड़े से नुस्खे दे सकते हैं जो हम यूज कर सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू बी फुली अटेंटिव। आप ध्यान से सुनिए, अगर आपको नोट्स लिखने की या बनाने की जरूरत पड़े तो आप अपना नोट्स या पेन्स आप रेडी कर सकते हैं, एंड इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए। तो विदाउट टेकिंग मच टाइम, मैं ऑलरेडी लास्ट 5-10 मिनट्स में मैं बोल रही हूँ, तो प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग डॉक्टर हरमनजीत फॉर टुडे सेशन। Thank you so much. Thank you so much Amukta for the kind welcome. And आज ये जो हम टॉपिक ले रहे हैं बैक पेन, नाउ बैक पेन ही क्यों, ऑलमोस्ट एवरी अदर जॉइंट जो हमारे बॉडी में है किसी ना किसी को उसकी तकलीफ आती ही आती है, लेकिन बैक एक ऐसी चीज है जो एकदम आप बोलो कि सेंटर में पड़ता है आपकी बॉडी के। अभी पता नहीं आप में से कितने लोगों को पंजाबी समझ में आती है या नहीं आती, लेकिन पंजाबी में एक कहावत है जो बोलती है कि सरांदी सौ या परांदी सौ लक विचकारी होने, मतलब जब बेड पे आप बेड के जो बेड हेड साइड होता है उस तरफ सो, या जो उसका लेग साइड होता है उस तरफ से आप सो, लेकिन आपका बैक जो है वो बीच में ही आएगा। तो
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको चीज समझ में आएगी कि बैक हमेशा आपके बॉडी के सेंट्रल पार्ट है। ये आपकी बॉडी की जो अपर एक्सट्रीमिटीज है, आपके हाथ है, आपका सर है, इसको आपके लोअर एक्सट्रीमिटीज आपके पैरों के साथ कनेक्ट करता है। तो इसलिए ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज बन जाती है जिसका ध्यान रखना, जिसका संभाल करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसी चीज के लिए आज हमने बैक पेन को चुना है। एंड स्पेसिफिकली आज क्योंकि बैक इतना इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें इतनी ही ज्यादा तकलीफें आनी शुरू हो चुकी हैं। अब आप मुझे बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो खुद बैक पेन से डील करते हैं, या आपके जानने पहचानने में आपके घर में ऐसे कितने लोग हैं जिनको बैक पेन की समस्या है? आप एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताओ लिख के कि आपने अपनी जिंदगी में आसपास अपने कितने लोगों को देखा है कि जिनको बैक पेन हो रहा है। आप मुझे चाहे गिन के भी बता सकते हैं कि आपके जो क्लोज सर्कल है, जिनके साथ आप रोज मिलते हैं, उठते बैठते हैं, उनमें से कितने लोगों को होता है। कमेंट आ रहे हैं, एक बोल रहे हैं उनकी डॉटर को ये प्रॉब्लम होती है। अच्छा, हाँ, सबको देखो, इतने सारे, उन किसी की वाइफ को ये प्रॉब्लम है, इस लोगों को खुद को है, फैमिली में 3 लोगों को ये समस्या आ रही है। तो अब आप देखो, एक फैमिली, आजकल एक फैमिली में 4 लोग होते हैं, उसमें से 3 लोगों को अगर बैक पेन की समस्या आ रही है, आप सोचो परसेंटेज वाइज आप देखो कितने परसेंट लोगों को ये इफेक्ट कर रही है। अगर हम जाएं ऑल ओवर इंडिया के, हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो अगर इंडिया में 120 करोड़ लोग हैं, अगर हम इसी परसेंटेज को लेके चले तो आप सोचो कितने लोग हैं जिसको बैक पेन से सफर करना पड़ रहा है। लेकिन इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज ये नहीं है बैक पेन, जितना हमने इसको बना दिया है। ये हमारी गलती है, हम लोगों की गलत कंडीशनिंग की वजह से, गलत स्टेप्स की वजह से ये प्रॉब्लम आजकल लोगों में आ रही है ना। तो आज हम इसको समझेंगे कि होता क्यों है ये, क्या चीजें इसको इफेक्ट करती हैं, क्या चीजें करने से ये चीज और बढ़ सकती है, क्या चीज अगर हम करें तो ये थोड़ा संभल सकती है। तो ये चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हम आज का सेशन शुरू करते हैं। हम एक बार पीडीएफ अपनी देखते हैं। तो आज हमारी जो पीडीएफ शुरू होती है वो एक कहानी से शुरू होती है, क्योंकि आपने बताया कि आपके आसपास के जो लोग हैं उनको ये परेशानी आ रही है। तो कहानी सुनना, आप जब ये कहानियां सुनोगे तो आपको आसपास अपने कोई ना कोई आदमी ऐसा दिखेगा जो इस कहानी से रिलेट कर रहा होगा, को रिलेट कर रहा होगा। तो पहली कहानी आती है रोहन की। अब ये है एकदम फिट आदमी जो रोज जिम जाता है, बढ़िया तरीके से एक्सरसाइज करता है, एकदम फिट है, डाइट अच्छे से लेता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, ये एक्सरसाइज करने जिम में जाता है, जब ये एक्सरसाइज करने लगता है, डेडलिफ्ट करने लगता है, तो एकदम से इसकी बैक में से कड़क करके आवाज आती है और ये वहीं पे पेन के साथ बैठ जाता है। उसके बाद जब ये देखता है, डॉक्टर के पास लेके जाता है, उनको बोलता है, वो डॉक्टर्स उनको बोलते हैं आपके स्पाइन में ये प्रॉब्लम आ गई है, स्लिप डिस्क हो गया है, गैप आ गया है, फलाना ढमकाना। तो ऐसी चीजें डॉक्टर से हमने सुनी है। कई केसेस में क्या होता है, अब ये जिम का केस है, कई केसेस में ऐसा भी होता है, नीचे लोग जाते हैं कुछ भारी चीज उठाने, वो उठते हैं उस भारी चीज को, सामान को उठा के, तब उनको ये समस्या आ जाती है। तो ये केस हो गया रोहन का। अब हम अगली स्लाइड पे जाएंगे तो अगला हमें केस दिखेगा सुनीता जी का, जो कि एक हाउसवाइफ है। ठीक है, 30-35 साल की इनकी उम्र है, रोज घर पे रहते हैं, घर का काम करते हैं, घर की देखभाल करते हैं, घर संभालते हैं, है ना। सुबह से लेकर शाम तक ये घर की सफाई करते हैं, खाना बनाना इनका काम है, जो भी घर में है उनका टाइम टेबल के हिसाब से उनको चीजें प्रोवाइड करना, ये सब वो चीज करती हैं। लेकिन अब क्योंकि इनकी उम्र 30-35 के आसपास आनी चालू हो गई है, अब धीरे धीरे करके इनको बैक में कभी ना कभी हल्का हल्का पेन रहता है, कभी कभी इनके घुटनों में पेन रहता है। तो ऐसे केसेस भी आपने देखे होंगे। अगर ऐसे केस भी आपने देखे हैं तो एक बार आप मुझे बताइए, अगर जिस केस से आप थोड़ा रिलेट कर पा रहे हैं कि हाँ ऐसा केस मैंने देखा है या ये कहानी मेरी भी है, तो आप एक बार हमें बताइएगा जरूर कि क्या ये कहानी आपकी है। तो सुनीता जी रोज की तरह अपने घर में काम करते हैं, लेकिन एक दिन क्या होता है, किसी दिन झाड़ू मारते हुए वो एकदम से जब खड़े होने लगते हैं, उनकी कमर जकड़ जाती है और फिर वो मूव ही नहीं कर पाते, हिल नहीं पाते। उनसे सीधा खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है, झुकना भी मुश्किल हो जाता है, उठना बैठना हर चीज बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है ना। ऐसे केसेस भी आपने देखे होंगे। अब तीसरी कहानी जो आती है हमारी यहाँ पे, वो आती है अमित की। अमित
जो कि एक ऑफिस जाने वाले आदमी हैं, जो कि रोज ऑफिस जाते हैं, पूरा दिन डेस्क पे बैठते हैं लैपटॉप के सामने, वो पूरा दिन ज़्यादा हिल डुल नहीं पाते, एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करते, लेकिन कभी कभार हफ्ते में एक बार आधी बार ये कभी कभी जाके स्पोर्ट्स खेल लेते हैं अपने दोस्तों के साथ, कभी फुटबॉल खेल लिया, कभी जाके क्रिकेट खेल लिया। लेकिन इनको लगता है कि अभी भी सही चल रहे हैं, ये बहुत यंग एज है, अभी अभी मेरी उम्र कुछ नहीं हुई, मैं 20-25 साल का ही हूँ, अभी तो मैं ठीक हूँ, अभी मुझे क्या होगा, अभी तो मैं जवान हूँ, है ना। तो ये क्या होता है इनके साथ एक दिन, कि एक दिन सुबह ये उठते हैं बेड से, लेकिन इनसे उठा ही नहीं जाता, इनकी कमर जकड़ चुकी होती है। अब ये बोलते हैं पता नहीं ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि रात तक तो मैं ठीक था, लेकिन अब मैं सुबह उठा तो मुझसे उठा नहीं गया, मैं सीधा उठ नहीं पाया, खड़ा नहीं हो पाया। सुनीता जी सोचती है पता नहीं ऐसा क्या हुआ, कल तक तो मैं सारा काम आराम से कर रही थी, कुछ समस्या नहीं थी, कुछ परेशानी नहीं थी, लेकिन आज वही काम जो मैं पिछले इतने सालों से कर रही हूँ, आज जब मैं वही काम वापस दोहराने गई तो ऐसा क्या हुआ कि मैं वहां पे जाके मेरी कमर अकड़ गई, ना मैं खड़ी हो पा रही हूँ ना मैं बैठ पा रही हूँ। वो रोहन के साथ ऐसा क्या हुआ जो बोल रहा है मैं रोज एक्सरसाइज करता था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज जब मैं एक्सरसाइज करने गया मेरी कमर में इतनी जोर से दर्द उठा, और अब मैं डॉक्टर्स के पास गया, एमआरआई कराई, मैंने सब कुछ कराया, एक्सरेस निकाले, मुझे डॉक्टर्स बोल रहे हैं आपका स्लिप डिस्क हो गया है, आप अभी मूव नहीं कर सकते, आपको बेड रेस्ट लेना पड़ेगा, आप ज़्यादा वजन नहीं उठा सकते भारी, ऐसी कोई चीज़ नहीं कर सकते। अब जो आदमी पिछले 10-15 साल से रोज एक्सरसाइज करता था, जिम जाता था, अब उसको कोई डॉक्टर आके बोल दे कि नहीं अब आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, अब आप कोई भारी सामान नहीं उठा सकते, आप ज्यादा चल फिर नहीं सकते, उनके साथ उनके मन पे क्या बीतेगी? आप मुझे एक बार कमेंट्स में बताइए, चैट बॉक्स में, उनके साथ क्या होगा मानसिक तौर पे, वो किस हिसाब से सफर करेंगे आप सोच सकते हैं ना। वो रोज एक्सरसाइज कर पाएंगे जो कि उनका डेली हैबिट बन गया था, उनका रूटीन बन गया था, वो एक तरीके से उनकी जीवन का हिस्सा बन चुका था। तो बहुत ही बैड उनके साथ होगा, जैसे कमेंट्स में आप लोग बोल रहे हैं, बहुत ही बुरी हालत हो जाएगी उनकी मानसिक तौर से। जो फिजिकली वो तनाव में है वो तो होगा ही, लेकिन मेंटली डिस्टर्ब, जैसा आपने बताया, मेंटली डिस्टर्ब भी वो हो जाएंगे, जिसके साथ वो डिले, जो उनकी जो परेशानी है, जो उसकी रिकवरी है, वो भी धीरे धीरे डिले होना चालू हो जाएगा, क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे, राइट। जब आपका मन, आपका माइंड प्रॉपर तरीके से मोटिवेटेड नहीं है, प्रॉपर तरीके से एक्टिवेटेड नहीं है, तो भी आपको परेशानियां आएंगी, है ना। सुनीता जी के साथ भी वही होगा, वो अपने आप को कोसना शुरू कर देंगे कहीं ना कहीं, उनको करना नहीं चाहिए, उनकी कोई गलती भी नहीं है, लेकिन जब वो देखेंगे कि वो अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख पा रहे अच्छे से, अपने वो घर पे अपने पति का ध्यान अच्छे से नहीं रख पा रहे, तो वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली अपने आप को कोसना चालू कर देंगे कि मेरी वजह से, मेरी इस परेशानी की वजह से मैं बाकी लोगों का ध्यान जिस हिसाब से मुझे रखना चाहिए था, जो मेरा कर्म था, जो मेरा धर्म था, वो मैं नहीं फॉलो कर पा रही, है ना। अब होता ये क्यों है, ये बहुत अच्छा सवाल है कि क्या हुआ एक दिन में ऐसा क्या बदला कि सब बदल गया। तो हम जब अपनी अगली स्लाइड पे जाएंगे, कॉन्फिडेंस भी उनका बिगड़ जाएगा, बिल्कुल सही। जब हम अपनी अगली स्लाइड पे जाएंगे, हम आपको बताते हैं, जो आपने एक कहानी तो सुनी होगी, घड़े का पानी भरने वाला, बहुत फेमस कहानी है हमारे इंडियन माइथोलॉजी की, जिसमें एक घड़ा का पानी भरता रहता है, वो उनको 100 झूठ बोलते हैं कि माफ किए जाते हैं, लेकिन जब वो 100 पार हो जाते हैं, वो जब तक 100 चलते रहते हैं, उनके साथ होता है कि हाँ अभी तो मेरे पास टाइम है, अभी मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा, मैंने इतनी बार किया है कुछ नहीं हुआ, तो वो करते रहते हैं, लेकिन जब वो घड़े का पानी भर जाता है, फिर जब वो घड़े का पानी छलक के गिरता है, तो फिर हैरान होते हैं कि ये पानी गिरा कैसे, आज तक तो कभी नहीं गिरा था। तो ये एकदम से कुछ नहीं होता, ये एक्यूमुलेट होता रहता है बहुत लंबे समय से, बहुत लंबे समय से एक्यूमुलेट जुड़ता रहता है, और एक पाई बाय पाई करते करते जब घड़ा भरता है और जब इसका पानी छलकता है, तब आपको ये दिखता है,
तब आपकी कमर एकदम से झाड़ू मारते हुए अकड़ती है, तब आप एक्सरसाइज करते हुए एकदम से आपकी कमर में दर्द उठता है और परेशानी आपको आती है, राइट। तब आप जब सो के उठते हैं, आप बेड से उठ भी नहीं पाते, इतना ज्यादा आपकी कमर में दर्द रहता है, इतनी ज्यादा स्टिफनेस आपकी बॉडी में हो जाती है, आपकी बैक में हो जाती है। तो अब ये जो साइकिल है, अब ये पेन का साइकिल चालू हो गया, अभी तक नहीं हो रहा था लेकिन अब हो गया। फिर हम क्या करते हैं, अब जैसे रोहन जी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला अब आप मूवमेंट नहीं कर सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आपको बिल्कुल हल्की चीजें वो ही उठा सकते हो, कुछ भारी चीज नहीं उठा सकते। तो अब क्या हो गया, आजकल लोगों के साथ क्या हो गया, डॉक्टर्स भी मना कर देते हैं, ऑर्थोपेडिक्स वगैरह। क्यों? अब उन्होंने एक्सरसाइज करनी बंद कर दी, अब उन्होंने वजन उठाना बंद कर दिया। अब क्या हुआ, एक साइकिल शुरू हुआ, एक लूप चालू हुई। अब वो लूप में चलते रहेंगे, वो लूप को वो फीड करते रहेंगे और उसी लूप में वो फंस जाएंगे, वो चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। तो अब वो डर उनके अंदर बैठ जाएगा मूवमेंट करने का। मूवमेंट करने का उनके अंदर एक बार डर बैठा तो वो एक्टिविटी अवॉइड करेंगे। हम अपने अगली नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। उनके अंदर पेन आया, पेन से उनके अंदर डर आ गया, डर आ गया कि मैं मूवमेंट नहीं कर सकता, मैं झुक नहीं सकता, है ना, मैं अच्छे से मूवमेंट नहीं कर सकता, एक्सरसाइज नहीं कर सकता, मैं अपना काम रोजमर्रे का नहीं कर सकती, मैं ज्यादा देर बैठ के सब्जी नहीं काट सकती, या मैं किचन में ज्यादा देर खड़े होके खाना नहीं बना सकती, या मैं ज्यादा देर डेस्क पे बैठ के अपना काम नहीं कर सकता, मेरे ऑफिस में जितना मुझे काम दिया जा रहा है उतना मैं नहीं कर पा रहा, बॉस मुझे डांट रहा है कि तू अपना काम क्यों नहीं कर रहा, भाई तुझे जितना काम दिया उतना कर वरना तुझे नौकरी से निकाल देंगे। अब वो बेचारा एक तो अपने दर्द से परेशान, दूसरा उसकी वजह से उसको जो बॉस की तरफ से प्रेशर आ रहा है उससे भी परेशान बेचारा, है ना। अब वो क्या करे, अब वो डर बैठ गया, बहुत बुरी तरीके से दिमाग के अंदर डर बैठ गया। एक बार डर बैठ गया तो वो एक्टिविटी करना ही अवॉइड कर देगा। अच्छा, मुझे खड़े होने में ज्यादा देर में दर्द आ रहा है, एक काम करता हूँ, मैं खड़ा होना छोड़ देता हूँ। अच्छा, मैं ज्यादा भारी नहीं उठा सकता, अब सामान ज्यादा भारी वजन नहीं उठा सकता, मैं वजन उठाना छोड़ दूंगा, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। अच्छा, अब मैं जो काम करता हूं जिससे मुझे दर्द होता है मैं वो काम छोड़ दूंगा। इससे क्या होगा, आपने जो काम करते करते अपने दिमाग को ट्रेन किया था 20 साल 25 साल 30 साल में, अगर आपने खड़े होने के लिए अपने दिमाग को ट्रेन किया था, जब बच्चा पैदा होता है उसको खड़ा होना नहीं आता, उसको बैठना नहीं आता, चलना नहीं आता, वो कैसे आता है, आप प्रैक्टिस करते हो, आप उसको मूवमेंट को बार बार दोहराते हो, गिरते हो, सीखते हो, संभलते हो, है ना, तब जाके आपको समझ में आता है कि अच्छा मुझे ऐसे चलना है, अच्छा मुझे ऐसे भागना है, ऐसे बैठना है। तो वो आपकी ट्रेनिंग है कितने सालों की, 30 साल 35 साल की, अब आपने छोड़ दिया। तो क्या आप उस चीज को भूल जाओगे या नहीं भूलोगे? क्या आप खड़ा रहना भूल जाओगे? आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। क्या आप दौड़ना भूल जाओगे? आपका दिमाग भूल सकता है? क्या आप चलना भूल जाओगे अच्छे सही ढंग तरीके से? क्या आप भूल जाओगे? भूल जाओगे, आप भूल जाओगे। आप मना कर रहे हो कि नो नहीं भूलोगे, लेकिन नहीं भूल सकते, नहीं, आप भूल जाओगे, क्योंकि आपका जो दिमाग होता है ना, आपने ये कहावत सुनी होगी अपने घर वालों से, अपने बड़े बुजुर्गों से, कि दिमाग एक लोहे के चाकू की तरह है, जितना ज्यादा उसको घिसोगे उतना ज्यादा तेज होगा। ये कहावत सुनी है आपने? मैंने तो अपने घर वालों से बहुत सुनी है, मेरी मम्मी ने बहुत बार मुझे ये बात बोली है कि दिमाग आपका एक चाकू की तरह होता है, लोहे के चाकू की तरह, जितना आप उसको यूज करोगे, जितना आप उसको घिसोगे उतना ज्यादा तेज हो जाता है वो, उतना ज्यादा अच्छे से सब्जियां काटता है फिर वो। उसी तरीके से आपका दिमाग भी उसी वैसा ही है। जो काम आप करना चालू कर देते हो वो काम आपके लिए करना आसान हो जाता है, लेकिन जो काम आप करना छोड़ देते हो उसको आपका दिमाग धीरे धीरे भूलना चालू कर देता है, ताकि आप जो नया काम शुरू करो उसको आप अच्छे तरीके से कर पाओ, राइट। तो धीरे धीरे आप चलना भूल जाओगे, आप बैठना भूल जाओगे, ठीक है, आप दौड़ना भूल जाओगे। और यही हमने देखा है, ऐसा क्या होता है ओल्ड एज तक आके कि लोग चल भी नहीं पाते। आपको तो आता है ना, आपको अब 70 साल हो गए चलते हुए, फिर 70 साल के बाद ऐसा क्या हुआ कि आप नहीं चल पा रहे? अगर आप नहीं भूल सकते, कुछ तो हुआ होगा ना कि आप भूल गए, आपके बॉडी में स्टिफनेस आया, वीकनेस आया, आपने उस काम को अवॉइड करना चालू किया, आपने उस काम को अवॉइड करना चालू किया, आपने दिमाग में चेंजेस, न्यूरोप्लास्टिसिटी हम इसको बोलते हैं, नई चीजों का आपका दिमाग नई वायरिंग बनाता है, उसको इजी करता है, और पुरानी चीजों के कनेक्शंस वो तोड़ देता है। तो आपकी ये चीजें, आपकी वायरिंग टूट गई, आपके वो जो पैटर्न्स हैं, पैटर्न टूट गया।
लेकिन अब क्या बन गया, अब ये लूप बन गई आपके लिए। आपको दर्द होगा, आपके दर्द से आपका डर बैठेगा, डर से आपका अवॉइडेंस बैठेगा कि मैं ये काम नहीं करूंगा। वो अवॉइडेंस से आपकी बॉडी स्टिफ होगी, आपकी बॉडी वीक होगी, क्योंकि अगर आप कोई भी मूवमेंट 2 हफ्ते के लिए छोड़ दोगे, आपका बॉडी, आपका माइंड उस मसल्स को वीक करना चालू कर देता है। मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है, इसको तोड़ के फेंको बाहर। फिर वापस पेन होगा, फियर, अवॉइडेंस एंड स्टिफनेस, ये एक पूरा चक्कर चलता रहेगा। और ये चक्कर चलता जिस हिसाब से रहेगा, धीरे धीरे करके और तेज होता रहेगा जैसे ये साइकिल पहिया घूमना चालू होगा। तो अभी जब हम आगे बढ़ेंगे इससे, तो अभी हम देखेंगे कि अच्छा अब है क्या, अब हमें चलना है, ये चक्कर को तोड़ना है। अब हमें दर्द हो रहा है, लेकिन दर्द से हमें डर नहीं बिठाना। अगर हमें आज हमारी बैक जकड़ गई है, हमारी मसल में स्पाज्म आ गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें बोला है कि मूवमेंट नहीं करनी है, रेस्ट करना है, लेकिन हमें पता होना चाहिए क्या चीज कितनी देर के लिए करनी है। समय हमें पता होना चाहिए कि कब कौन सी चीज करनी है, कब कौन सी चीज नहीं करनी। तो रेस्ट उस टाइम पे आपको करना है, लेकिन आपको पूरी जिंदगी भर के लिए रेस्ट नहीं करना। इतने पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो बोलते हैं कि सर हमारा L4 L5 में स्लिप डिस्क हो गया, गैप आ गया, अब हम नीचे नहीं झुक सकते, हम अब बैठ नहीं सकते। आपने भी ऐसे केसेस सुने हैं? आप जानते हो ऐसे किसी लोगों को जिनको L4 L5 में कुछ आ गया? या लोग आके बोलते हैं कि जी मुझे सियाटिका हो गया है, अब मैं चल नहीं पाता, मेरे पैर में बहुत दर्द होता है, बहुत बेयर भी नहीं कर पाता मैं उस पेन को, है ना। तो जब ऐसे केसेस आते हैं, उनको ये समझ नहीं आता कि जब वो आपका जकड़ आया था, जब आपके कमर में वो लचक आई थी, पकड़ आई थी, तो उस टाइम आपको वो मूवमेंट नहीं करनी थी, लेकिन 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद आपको वो मूवमेंट वापस से शुरू करना था। जब आप का दर्द हुआ वहां पे, तब आपके ब्रेन ने बोला कि नहीं, ये चीज गड़बड़ है, ये मामला गड़बड़ है, मैं ये करता हूं तो मुझे दर्द होता है, मैं इसको नहीं करूंगा। और आपने भी उसको फीड किया कि अच्छा ये चीज नहीं करनी, लेकिन अब आपका ब्रेन जो है इस चीज से डरना चालू हो गया। अब आप इसको वापस अपने ब्रेन के साथ मिलाओगे कैसे, डर कैसे खत्म करोगे? डर कैसे खत्म करेंगे? जब हम वापस उस चीज को धीरे धीरे करके रीइंट्रोड्यूस करना चालू करेंगे, जब हम वापस उस मूवमेंट को धीरे धीरे करके चालू करेंगे। अगर आपको नीचे झुकना है, हम सीधा नीचे झुकने के लिए नहीं बोलेंगे, तब फिर आपका ब्रेन बोलेगा कि नहीं ये डेंजर जोन है, मैं नहीं जाऊंगा, वापस जकड़न आएगी। लेकिन हम उसको इजी मूवमेंट्स के थ्रू वापस इंट्रोड्यूस कराएंगे, वापस हम सिखाएंगे। जब बच्चा जब चलना शुरू नहीं करता, तो वो क्या करता है, पहले वो अपने पेट के बल आता है, ठीक है, फिर वो ऐसे अपने हाथों के साथ ऊपर की तरफ देखना चालू करता है, उसकी बैक में हल्की हल्की पावर आ रही है, आपको समझ नहीं आता, आपको क्यूट लगता है कि अच्छा हमारा बच्चा जो है वो कमर के पेट के बल लेटा हुआ है, ऊपर ऐसे देख रहा है दाएं बाएं, लेकिन उसके जो स्पाइन की मसल्स हैं उसमें वो ताकत डेवलप कर रहा है। फिर धीरे धीरे वो क्रॉल करना शुरू करता है, उससे भी मूवमेंट आती है, फिर वो हाथ और पैरों पे आता है, फिर धीरे धीरे थोड़ा बैठना सीखता है। ये जो प्रोसेस है, ये आपकी स्पाइन में वापस आपकी जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन कर रहा है, उनको मजबूती दे रहा है, ताकि एक दिन वो बच्चा खड़ा हो पाए और एक दिन फिर वो बच्चा चल भी पाए। आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन जो एक्सट्रीम पैरालिसिस के केसेस होते हैं, जिसमें लोगों का चलना फिरना बिल्कुल बंद हो जाता है, हाथ पैर चलने बिल्कुल बंद हो जाते हैं, उन पेशेंट्स में यही सेम तरीके से जिस हिसाब से बच्चा वापस जब बच्चा चलना सीखता है, उसी तरीके से पैरालिसिस के पेशेंट्स को वापस चलना सिखाया जाता है, सेम प्रोसीजर से एग्जैक्टली जैसे बच्चा चलना सीखते। क्यों? क्योंकि ब्रेन करके सीखता है, और हमें उस चीज को ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के फिर से उसको वापस ब्रेन को दे देना है। अब हमें पता चला कि हमको देना है। अब हमारा इसमें मेन कॉन्सेप्ट आता है, हम आपके लिए जो लेके आए हैं, मैं जिस प्रोसेस के थ्रू बैक पेन को ट्रीट करता हूं वो है, बैक का ही हमने एक्रोनिम्स बनाया है। बी इज बायोमैकेनिक्स, ए से अलाइनमेंट, सी से कोर कंट्रोल और के से काइनेटिक कंट्रोल। अब लास्ट की 2 चीजों में आपको कंट्रोल चाहिए, कंट्रोल के लिए आपको थोड़ा पावर चाहिए, आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, लेकिन बायोमैकेनिक्स एंड अलाइनमेंट समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बायोमैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स से आपको समझेगा कि कुछ ये तो भाई मैकेनिकल चीज है, कोई गाड़ी वाड़ी में होती है, लेकिन अब यहाँ पे आप चक्का भी देखोगे तो हमने वो मैकेनिक वाली लगा रखा है, जो
गाड़ियों में दिखता है आपको, है ना, साइकिल्स में आपने देखा होगा, गियर सिस्टम्स में। अब बायो मैकेनिक्स और बायो मतलब हमारी बॉडी में भी इसी तरीके से जैसे गाड़ियों में चक्के होते हैं, गाड़ियों में लिंक्स होते हैं, हिंजेस होते हैं, मूवमेंट जिस प्रकार से की जाती है उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी वैसी मूवमेंट्स होती हैं। जिस तरीके से मूवमेंट होती है हमारी बॉडी में उसको बायोमैकेनिक्स के अंदर हम कल डालते हैं। अब आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आपकी जो कमर है वो मूव कैसे करती है। अच्छा, आपकी स्पाइन है पूरी, अब सर्वाइकल स्पाइन अलग है, देन आपकी थोरेसिक स्पाइन अलग है, लंबर स्पाइन अलग है, ऐसे हर स्पाइन का अलग अलग काम है। अब आप अपनी जो गर्दन से आप ऐसे ऊपर नीचे देख सकते हो, गोल गोल घूम सकते हो। अगर आपको मैं बोलूं कि अपनी आप छाती की पीछे जो थोरेसिक स्पाइन हम जिसको बोलते हैं उससे ये काम करने को, तो आप उतना काम नहीं कर सकते जितना आप अपनी सर्वाइकल स्पाइन से कर सकते हो, है ना। अब जो काम आप अपनी थोरेसिक स्पाइन से कर सकते हो वो आप अपनी लंबर स्पाइन से नहीं कर सकते। तो सबका अलग अलग मूवमेंट है, सब अलग अलग डिग्री की आपको मूवमेंट प्रोवाइड करती है, और वो जब मूवमेंट करना आप बंद कर देते हो तो उस चीज के लिए हमारा ब्रेन दूसरे पैटर्न्स बनाने शुरू कर देता है, जिसको हम गलत पैटर्न्स हम बना लेते हैं, फिर उनको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। तो जैसे अगर आपने कभी देखा होगा कोई बच्चा, जैसे मैं ऐसा था बचपन में, मैं ऐसा था पर्सनली, अगर मुझे पैर में हल्की सी चोट लगती थी ना, मैं 2-2 हफ्ते तक अपनी एड़ी भी नीचे नहीं रखता था, क्योंकि मुझे लगता था कि दर्द वापस आएगा। तो इसलिए सोचो, मुझे ये ज्यादा अच्छे से समझ शायद भगवान ने मुझे ये करने के लिए इसलिए बनाया क्योंकि मैं बचपन में ऐसा था। मुझे पैर में चोट लगती थी तो मैं 2-2 हफ्ते तक अपनी एड़ी नीचे नहीं रखता था। मेरा भाई बेचारा, वो मेरा बैग लेके स्कूल का, वो मेरे साथ बस तक आता था, बस में मेरा बैग रखता था, फिर बस से उतर के जब हम स्कूल पहुंचते थे मेरा बैग लेके मेरी क्लास तक छोड़ के आता था। क्यों? क्योंकि मैं उसका छोटा भाई था और वो अपने छोटे भाई को दर्द में नहीं देख सकता था। लेकिन आप साइकोलॉजिकली समझो, वो छोटा बच्चा जो मैं था, मेरे दिमाग में इतना डर बैठा हुआ था दर्द का कि मैं अपना पैर नीचे नहीं रखता था, और उस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरी कमर में आना शुरू हो गई थी। आप सोचो, तीसरी क्लास का बच्चा कंप्लेन करता था अपनी माता को, अपनी मम्मी को, कि मम्मी मेरे कमर दुख रही है, मम्मी मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। तब मुझे समझता नहीं था क्यों हो रहा है, लेकिन अब मुझे समझता है कि अच्छा, मैंने एड़ी नीचे नहीं रखी, हमारा पैटर्न बदल गया, मेरा जो हिप लेवल में होना चाहिए था वो ऊपर नीचे हो गया, तो ऑटोमेटिकली मेरी जो बैक है, लोअर बैक है, उसके ऊपर स्ट्रेस आएगा, एक तरफ ज्यादा स्ट्रेस आना चालू हो जाएगा। अब इसी चीज को अगर हम बहुत छोटे फॉर्म में देखें, आजकल अब काफी लोगों को ये ऑलरेडी वैसे पता भी चल गया है, वो इन चीजों को करना छोड़ भी चुके हैं। वरना पहले क्या होता था, इतना इतना मोटा पर्स लोग अपनी बैक पॉकेट में रखते थे और फिर बैठे होते थे, स्पेशली जिनकी बिजनेसेस होते थे, दुकानों पे बैठते थे लोग, वो क्या करते थे, अपना कैश इतना सारा भर के पर्स में वो अपनी बैक पॉकेट में रख के बैठते थे। और 10 साल अगर कोई इस दुकान में बैठा है ऐसे पर्स रख के, तो उसकी स्पाइन पे सोचो आप कितना फर्क आ गया। अब अगर बैलेंस बिगड़ा, आपकी बॉडी इधर को गिरेगी, लेकिन आपका दिमाग स्मार्ट बहुत है, अब इसको सेंटर में रखना है। अब ये क्या करेगा, ये ऊपर से साइड में आ जाएगा, फिर अपने आप इस साइड पे मेरे खिंचाव आना चालू हो गया। अभी मैंने सिर्फ एक्ट किया है, फिर भी खिंचाव आना चालू हो गया। वो बेचारे सोचो 10-10 साल तक पर्स रख के बैठे हुए हैं अपने गले पे, दर्द तो आएगा ना। तो पता होना चाहिए कि मूवमेंट होता कैसे हमारी स्पाइन में, और क्या चीजें हम गलत करते हैं, वो चीज आ जाती है हमारी अलाइनमेंट में। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं तो हम बायोमैकेनिक्स को एक बार समझते हैं। अब आपने अगर जो मूवमेंट होनी चाहिए वो करनी छोड़ दी, तो आपके साथ क्या होगा। अब आपके घर पे कोई गाड़ी आई, नहीं, एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी आई, आपने उसको चलाया, लेकिन फिर कोई आके समझदार आदमी आपको बोलता है, अरे भाई इतनी नई गाड़ी लेके आया है, इसको चला के खराब करेगा क्या, एक काम कर, इसको रख दे वैसे ही गैराज में बंद करके, इसको मत चला, खराब हो जाएगी, अपनी पुरानी गाड़ी चला। और आप उसको 2 साल 3 साल के लिए वहीं पे छोड़ देते हो, गैराज में बंद करके एकदम बढ़िया तरीके से, ताकि मेरी नई गाड़ी नहीं रहे, खराब ना हो। जब आप तीसरे साल जाके उसको खोलोगे तो क्या वो गाड़ी चल जाएगी? आप मुझे एक बार बताओ कमेंट्स में, क्या वो गाड़ी बिना कुछ परेशानी दिए आपको ऑन हो जाएगी? नहीं होगी ना। हाँ, अब ऑन हो भी गई तो जब आप उसको चला के देखोगे तो क्या वो बिना कुछ आवाज किए चलेगी क्या? नहीं, नहीं चलेगी, बिल्कुल। अब बिना कुछ आवाज की नहीं चलेगी। जब आप उसको मैकेनिक के पास लेके जाओगे, फिर आप बोलोगे यार एकदम नई गाड़ी थी, ब्रांड न्यू गाड़ी, 2 साल मैंने इसको एकदम संभाल के रखा, बंद करके रखा गैराज में, ताकि कुछ ना इसको जाए, ना इसके ऊपर पानी गया, ना कुछ नहीं गया। लेकिन फिर भी ऐसा क्या हो गया कि वो खराब हो गई 2 साल बैठे बैठे। यहाँ पे पता है मैं आपको क्या बोलना चाहूंगा
कि रेस्ट, आपने उसको रेस्ट दिया कि ये मेरी एकदम नई चीज है, एकदम नहीं रहे, न्यू, ब्रांड न्यू रहे, आपने उसको रेस्ट दिया, वो रेस्ट से रस्ट बन गया। रेस्ट से रस्ट, आप सोचो, आपने उसको रेस्ट दिया लेकिन वो रेस्ट से उसका रस्ट बन गया, जंग लग गया उसमें। अब आप उसको चलाते रहते तो जो उसके अंदर ऑयल है, जो आप इंजन ऑयल डालते हो या अलग अलग टाइप के ल्यूब्रिकेंट्स डालते हो, वो उन गेयर सिस्टम्स को ल्यूब्रिकेट करके रखता, चलता रहता, वो जंग नहीं लगता। लेकिन अब उनमें वो पहुंचा ही नहीं ल्यूब्रिकेंट जो उनमें होना चाहिए था, तो उनमें पड़े पड़े जंग लग गया। लेकिन अगर आपने यही अच्छे तरीके से संभाल के रखी होती, उसको चलाते और उसका मेंटेनेंस अच्छे तरीके से करते, सर्विसिंग उसकी टाइम पे कराते, इंजन ऑयल आप उसका एकदम चेक करके रखते और एकदम जैसे ही खाली होता आप उसको वापस फिल कर देते, तो क्या वो आपको ये प्रॉब्लम देती या नहीं देती? उसमें जंग लगता नहीं लगता? जंग लगता या नहीं लगता, आप बताइए। उसी तरीके से आपकी जो स्पाइन है, आपकी जो स्पाइन है उसके अंदर जो हम बोलते हैं ना वो कुशन है, जो आपका डिस्क होती है, जिसको बोलते हैं कि डिस्क जो है हमारी बाहर निकल आई है, वो डिस्क जो है उसके अंदर आपको पता है कोई ब्लड का सप्लाई नहीं होता डायरेक्टली, कोई भी वेसल, कोई भी तरीके से उसके अंदर खून नहीं जाता। तो वो सोचो वो बेचारे को खाना मिल कहाँ से रहा है, न्यूट्रिशन मिल कहाँ से रहा है। हम इतना बोलते हैं कि अच्छा आप अच्छे से अपना खाना खाओगे, आपका सर्कुलेशन अच्छा होगा तो डिटॉक्सिफिकेशन होगा, खराब चीज बाहर जाएगी, अच्छी चीज अंदर आएगी। अब जिसके पास, बेचारे के पास सप्लाई ही नहीं है, उसके पास आएगा क्या और जाएगा क्या? आएगा कैसे, जाएगा कैसे? तो कैसे होगा? अच्छा, अब जब किसी दूर दराज के इलाके में, जब जहाँ पे रोड की कोई कनेक्टिविटी नहीं है, एकदम पहाड़ी इलाका है, बहुत ऊंचाई पे कोई एक गांव है छोटा सा, वहां पे कभी राशन भेजना हो तो अगर स्पेशली अगर कहीं फ्लड आ गया, जैसे बीच में केरला में फ्लड आया था, अलग अलग जगह फ्लड आए थे पिछले साल, तो वहां पे राशन भेजा कैसे? सड़कें तो सारी खराब हो गई, फिर आपको हेलीकॉप्टर के जरिए से भेजना पड़ा, आपको हवाई जहाज के जरिए से वो राशन पानी, उनको दवाइयां उनके पास पहुंचानी पड़ी। उसी तरीके से आपका जब मूवमेंट आप करते हो, वो एक पैसिव तरीके से आपकी जो डिस्क्स हैं उनके पास ब्लड सप्लाई करता है, उसके पास न्यूट्रिशन सप्लाई करता है, और आपकी जो डिस्क होती है वो ऑलमोस्ट 90% आपकी वाटर से बनी होती है, आप एक तरीके से मानो। अब उसको तो न्यूट्रिशन चाहिए ना, वो पड़े पड़े सूख जाएगी तो क्या होगा उसका बेचारे का? फिर वो दब जाएगी ना, हो गया गैप कम आपके उसका। लेकिन जब वो हेल्दी रहेगी, अब उसमें प्रॉपर उसको जितना हाइड्रेशन उसको चाहिए उतना मिलेगा। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं, जब उसको प्रॉपर हाइड्रेशन मिलेगा जितना उसको चाहिए, तो वो ठीक रहेगी ना। अब अगर आपने उसको प्रॉपर हाइड्रेशन दिया नहीं, जिसका जितना उसको पानी चाहिए, और आप उसको तोड़ मरोड़ रहे हो, तो वो फटेगी। अब अगर हम किचन में देखें, स्पंज का एग्जांपल अगर हम लें, तो अगर आप सूखे स्पंज को लेके मोड़ोगे तो वो फट जाएगा, है ना। और स्पेशली अगर वो बहुत पुराना एक स्पंज है, उसको आप मोड़ोगे तो आराम से फट जाएगा अगर उसको सूखा है। लेकिन अगर आप उसको गीला करके कुछ भी तरीके से आप मोड़ोगे, तोड़ोगे, वो नहीं फटेगा, बहुत मुश्किल से फटेगा। उसी तरीके से हमारी मसल्स काम करती है। आपकी मसल्स क्या है? आपकी मसल्स आपको स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। इसको आप समझो सूखी लकड़ियों की तरह। अगर आपकी मसल्स में पानी की कमी हो गई, डिहाइड्रेशन हो गया, तो सूखी लकड़ी हो गई। आप सूखी लकड़ी को आप तोड़ोगे, मोड़ोगे तो एकदम से कड़क करके टूट जाएगी। लेकिन अगर वहीं हरी लकड़ी होगी, उसको आप तोड़ोगे, मोड़ने की कोशिश करोगे, टूटती है क्या वो? एक बार आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। सूखी वाली टूट जाती है, लेकिन जिसमें अभी हरी आपने ताजी ताजी पेड़ से तोड़ी, उसको आप मोड़ोगे तो टूटेगी क्या वो? तो ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीज कब टूट रही है तो क्यों टूट रही है। हाँ, नहीं टूटेगी, वो नहीं टूटेगी क्योंकि उसमें प्रॉपर हाइड्रेशन है, वो इसलिए फ्लेक्सिबल होती है। जैसे कि हाँ, बिल्कुल सही शिल्पी कुमारी जी, वो फ्लेक्सिबल होती है। उसी तरीके से आपकी मसल्स होती हैं, जब तक उसमें हाइड्रेशन जा रहा है, अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन जा रहा है, वो अच्छे तरीके से फ्लेक्सिबल रहेगी। आप उससे उठो, झुको, किसी भी तरीके से कुछ भी मूवमेंट करो, कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब आपके मसल्स सूख गए, डिहाइड्रेटेड हो गए, तब उनमें आपने कुछ भी मूवमेंट किया, आप नीचे कुछ उठाने गए, फिर उठाने वाली पोजीशन में ही रह जाओगे, उठ नहीं पाओगे। वही तो हुआ सुनीता जी के साथ।
अब रोहन के साथ भी वही हुआ, वो उठाने गया लेकिन उसकी कोर इतनी वीक थी कि वो बेचारा उठा नहीं पाया, और उस वजह से जो स्ट्रेस दूसरी मसल्स पे आ रहा था वो डिहाइड्रेट हो गई, एंड वहां पे उसको आके प्रॉब्लम हो गई। हम अब अगली स्लाइड पे अगर चलते हैं, अलाइनमेंट की तरफ आते हैं। अब ये बायोमैकेनिक्स आपका खराब हो भी कैसे रहा है। अब अगर हम अलाइनमेंट की बात देखें, स्ट्रेस आपकी बॉडी पे कैसे बढ़ रहा है। अब आप मुझे बताओ इस वक्त, आगे हम काफी चीजें बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे हमारे आने वाले सेशंस में, लेकिन अभी आप मुझे बताओ कि आपका जो सिर है आपके कंधे के रिलेटिव उसके ऊपर है क्या। आप एक बार मुझे चेक करके बताओ। अभी आप मेरा सेशन देख रहे हो, ऑलमोस्ट कितना 40 मिनट हो चुके हैं। आपका सिर आपके कंधे के ऊपर है, आगे है या पीछे है, कहाँ पे है रिलेटिवली, आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में टाइप करके। आपके कंधे के ऊपर है, या आगे ज्यादा झुक गया है फोन को देखते देखते या लैपटॉप को देखते देखते, या आप पीछे लेट के अपने बेड के ऊपर आप देख रहे हो तो आपका गर्दन एकदम मुड़ा हुआ है, किस तरीके से है, आगे है, राइट। अब ये आप अभी आपको 40 मिनट में पता नहीं चला कि आपका मुंह आगे कब आ गया आपके कंधों से, लेकिन आपके कंधों की जो पोजीशन आपके सिर के हिसाब से होनी चाहिए, वो आपका सिर आपके कंधों के ऊपर होना चाहिए। तो आप अभी अपनी चिन को थोड़ा अंदर की तरफ खींचो और थोड़ा सीधा होकर बैठो। अलाइनमेंट की हम बात कर रहे हैं, इस हिस्से में तो एटलीस्ट हम खुद सही तरीके से बैठे, अलाइन होकर अपनी स्पाइन को रखें। अब अलाइनमेंट जब तक हम नहीं रखेंगे तो हमारी बॉडी पे अननेसेसरी स्ट्रेस आएगा, है ना। मैंने वो आपको पर्स वाला एग्जांपल दिया, जब आपने एक हिप के नीचे पर्स रखा मोटा सा और आप बैठे, फिर आप दूसरी तरफ को बेंड हुए ताकि आपकी बॉडी सेंटर में रहे, तो आपकी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस आया क्या, बिना मतलब का बेफालतू का स्ट्रेस आया क्या, आएगा क्या, आप बताइए एक बार मुझे कमेंट्स में। या अगर आप अभी ऐसे फोन चलाते हुए अपनी गर्दन को आगे ले आए तो आपकी गर्दन के ऊपर अननेसेसरी स्ट्रेस आएगा क्या, नहीं नहीं आएगा। अच्छा नहीं, स्ट्रेस आपकी गर्दन के ऊपर आएगा, आपकी कमर के ऊपर भी आएगा। यस उषा जी बिल्कुल सही, आपका स्ट्रेस आएगा। क्यों आएगा, अब मेरी जो गर्दन है वो मेरे शरीर से आगे झुक रही है। अब आपने देखे जब आंधी आंधी चलती है, जो पेड़ झुका हुआ होता है वो हवा हल्की सी चलती है गिर जाता है, क्यों, क्योंकि उसको ऑलरेडी उसका जो ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो उसका बाहर है बेस ऑफ सपोर्ट से, तो वो जैसी हवा आएगी तो गिर जाएगा। जब हम किसी चीज को बैलेंस करते हैं, बचपन में वो पार्क में जाके एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रख के बैलेंस करते थे, पिट्ठू खेलते थे, तो पिट्ठू में वो भागते भागते बैलेंस करना, बैलेंस करके उनको रखना उस पोजीशन में, वो मुश्किल क्यों होता था, क्योंकि हल्का सा कोई राइट गया, हल्का सा कोई लेफ्ट गया, बैलेंस बिगड़ जाता था। बैलेंस बिगड़ के क्या होता था, वो चीज गिर जाती थी। गिरती थी कि नहीं गिरती थी, आप मुझे बताओ एक बार। अगर आपने पिट्ठू खेलते हुए अपने पिट्ठू उस अपने पत्थरों को हल्का सा आगे पीछे रखा, तो क्या वो सीधा खड़ा रहेगा या वो गिर जाएगा, इम्प्रॉपर वेट डिस्ट्रीब्यूशन। यस, अब पिट्ठू खेलते वक्त क्या हुआ, उसमें कोई भी चीज उसको पकड़ के नहीं रख रही थी, इसलिए वो गिर गया। यस गिर गया, है ना, गिरा। यस, तो अब लेकिन आपकी बॉडी ऐसे पिट्ठू, ऐसे तो नहीं है भगवान ने 4 हड्डियां एक दूसरे के ऊपर रख दी और बोला कि ये लो इंसान बन गया, ऐसे नहीं है ना। आपके बहुत सारे मसल्स आपके अंदर हैं, लिगामेंट्स हैं आपके अंदर, तो जो वो पत्थर थोड़ा सा आगे गया लेकिन उसको पीछे से कोई खींच के रख रहा है, लेकिन अब जो इसको खींच के रख रहा है वो बेचारे के पास फालतू काम आ गया ना, एक्स्ट्रा काम, एडिशनल काम आ गया कि अच्छा अब मुझे इसको पकड़ के रखना, ये आगे जा रहा है, इसको मुझे गिरने से रोकना है। तो अब मैं अपना सर आगे लेके आया, मेरे पीछे वाली मसल्स पकड़ के खींच रही है, अरे बाप रे, जहां इसको होना चाहिए तो वहां से तो पता नहीं कहां जा रहा है, अरे रुक जा तू, पीछे आ, इतना आगे कहां भाग रहा है, कहां जाएगा भाग के, है ना। मेरा सिर कहीं आगे चला गया, मेरे शरीर से तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी, मेरा शरीर चल नहीं पाएगा, है ना। तो उसलिए वो जो मसल्स आपकी जब खींच के उस चीजों को वापस बैलेंस में अंदर सेंटर की तरफ लाके रखने का प्रयास करेंगी, तो उनके ऊपर खामखा ज्यादा स्ट्रेस, अननेसेसरी स्ट्रेस आना चालू हो जाएगा। जो अनप्रॉपर वेट डिस्ट्रीब्यूशन की अभी हमने बात की थी, अभी आपने बताया कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली नहीं होगा, उसकी वजह से स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और मैं देता हूं आपको। अभी जब हार्वेस्टिंग का सीजन आता है और अपना, स्पेशली मैं यूपी से हूं, तो हमारे यूपी में तो बड़े बड़े ट्रक एकदम ओवरवेट भर के, ऊपर तक भर के, पूरा ऐसे साइड से कवर करके, जितना वेट लिमिट उनको अलाउड भी नहीं है उतना भर के है, ओवरलोड करके वो सड़क पे जाते हैं, आपने भी देखे होंगे। और कितने केसेस आपको आते हैं कि यहाँ पे ट्रक पलट गया, ओवरवेट सामान लेके जा रहा था, अनाज लेके जा रहा था, वो पलट गया, आपने ऐसे केसेस सुने हैं।
अब वो क्यों हुआ? अब वो वजन इतना ज्यादा आ गया जितना वो संभाल नहीं सकता था। उसके अंदर जो ट्रक बनाया था वो इस हिसाब से बनाया कि इतना वजन ये सह सकता है कि 2000 किलो ये सह सकता है, लेकिन अब आपने उसमें 4000 किलो डाल दिया। एक टाइम के बाद जाकर तो उसका टूटना निश्चित है ना। अब जब वो टूटा तो इम्बैलेंस हुआ, वो गिरा। जब वो गाड़ी उन्होंने मोड़ी तो ज्यादा फोर्स लगी, तो उसका वजन और बढ़ गया और वो गिर गया। हमने कई बार देखा है आगे का हिस्सा ट्रक का ठीक रहता है लेकिन पीछे वाला गिर जाता है क्योंकि वहां पे वजन ज्यादा हो जाता है। तो उसी तरीके से आपका शरीर भी है, जहां पे वजन ज्यादा हो जाएगा जब तक वो सह सकता है सहेगा, लेकिन किसी दिन आपने मूवमेंट की बहुत एकदम जोर से, तो वहां पे एकदम से स्नैप होगा और टूट जाएगा। तो यहाँ पे आपका अलाइनमेंट का इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगला पॉइंट जब हम आते हैं सी के ऊपर, जो कि हमारा है कोर कंट्रोल। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम जाते हैं तो अगर हम कोर की बात करें तो अब ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब जब हम कोई भी कोर की बात करता है तो आता है कि अच्छा जी, वैनिटी के लिए हम बात करते हैं। अब बात की कि आपका कोर कैसा होना चाहिए, कोर मसल्स कैसी होनी चाहिए, तो आपके आगे किसकी तस्वीर आती है? मेरे सामने तो ऋतिक रोशन की आती थी भाई, एकदम बढ़िया 8 पैक्स के साथ, बढ़िया, और अलग अलग दिख रहे हैं, वो बोलते हैं ना बिस्कुट, तो वैसे 8 बिस्किट दिख रहे हैं, 8 पैक्स ऐप, बढ़िया एकदम ऋतिक रोशन, है ना। तो वो आती है हमारे सामने, कोर का डेफिनेशन है हमारे लिए वो। आपके लिए कोर का डेफिनेशन क्या है, एक बार आप वो मुझे बताओ। 6 एब्स, शिल्पी कुमारी जी, है ना, तो 6 पैक्स, यस। तो वो हमारे लिए कोर का डेफिनेशन है, हमने उसको स्टैंडर्ड बना लिया है कि कोर जो है वो 6 पैक्स अगर आपका दिख रहा है तो आपकी कोर अच्छी है, वरना आपकी कोर अच्छी नहीं है। लेकिन ये इतना बड़ा मिसकंसेप्शन है, मैं आपको बताऊं, और इतनी ज्यादा ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। अब आप मुझे बताओ कोर का मतलब क्या होता है? कोर एज इन किसी भी चीज का एकदम अंदर का पार्ट, है ना, जो सबसे अहम पार्ट है। अगर एक टीम है और हम उसको बोलते हैं कोर टीम, ये 6 जानों की कोर टीम है, 50 लोगों की टीम है, लेकिन उसमें से ये जो 6 लोग हैं ये बहुत कोर टीम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क ये लोग जो है करते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो बाकी 50 लोग भी काम नहीं कर पाएंगे। तो वो आपकी कोर वो है, सिर्फ वो 6 पैक्स ऐप नहीं है, वो वैनिटी के लिए नहीं है कि अच्छा मेरी इंस्टाग्राम पे फोटोज अच्छी आएंगी जब मैं गोवा पे ट्रिप पे जाऊंगा। वो सिर्फ आपका कोर नहीं है। हम बॉडी में जब हम ज्यादा डिटेल में अगर हम बात करें तो हम बॉडी की मूवमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है लोकल मूवमेंट और एक होती है ग्लोबल मूवमेंट। लोकल मूवमेंट यानी कि आपने अपने किसी भी जॉइंट पे कुछ भी तरीके की मूवमेंट की, जैसे अभी मैं अपने हाथों से मूवमेंट कर रहा हूँ, तो ये मेरे सिर्फ एल्बो में मूवमेंट हो रहा है, मेरे रिस्ट में मूवमेंट हो रहा है, मेरी उंगलियों में मूवमेंट हो रहा है, हाथों के जॉइंट्स में, राइट। तो ये हो गया लोकल मूवमेंट। लेकिन मेरे जब मैं हाथ अपने हिला रहा हूं, मेरे पैरों के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? नहीं पड़ रहा ना। कि आप में से किसी के पैरों में फर्क तो नहीं पड़ रहा हाथ हिलाते हुए? आई होप नहीं पड़ रहा हो। अगर पड़ रहा होगा तो प्रॉब्लम की बात है ना। हाँ, नहीं पड़ रहा है, गुड। अब लेकिन आप मुझे बताओ, जो ग्लोबल मूवमेंट है वो क्या है? वो कोर है। अगर आप छींक मारते हो तो आपका पेट टाइट होता है क्या छींक मारने से पहले? आप मुझे बताओ। जब भी आपको छींक आती है, आप छींकते हो, तो आपका पेट टाइट होता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोर को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। यस, यस, अच्छा, हाँ, आपका सबका पेट टाइट होता है, राइट। अगर आप कहीं से जाके, जब हम छोटे थे तो होता था ना कि थोड़ा ऊंचाई पे जाते हैं, नीचे कूदते थे। जब आपको अगर वो याद हो, तो जब आप ऊपर से नीचे कूदते थे तो जैसे ही आप लैंड होते थे तो आपका पेट टाइट होता था क्या? हाँ, तब भी टाइट होता था, राइट। तब भी आपका कोर जो है वो टाइट होता था, है ना। अब अगर आप नीचे से कुछ भी सामान उठा के ऊपर की तरफ आ रहे हैं एकदम जोर से, अगर आप स्क्वाट्स मार रहे हैं, अगर आप स्क्वाट्स कर रहे हैं, तो आपका पेट कोर टाइट होता है क्या? होता है, तब भी होता है। लेकिन आपने अपना पेट टाइट करने की कोशिश की, आपने क्या किया? आपने छींक मारी, उसमें पेट का क्या काम है? आपके कोर का क्या काम है उसमें? आपने ऊपर से जंप मारी, आपके पैरों को वो जो इंपैक्ट था वो झेलना था, लेकिन आपके कोर का क्या काम था? एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, राइट, एग्जैक्टली, दीपा जी। लेकिन क्यों हुई वो? उनका क्या काम है? उनका क्या लेना देना? आपने छलांग मारी ऊपर से, आपके पैरों को लैंड होना था, उनको एब्जॉर्व करना था, लेकिन कोर का क्या काम है उसमें, है ना।
मैं बताता हूँ आपको, आप अपनी बॉडी में कोई भी मूवमेंट करते हो, आपकी कोर उसमें इन्वॉल्व होती है। आपका जो पेट की मसल्स है, एब्डोमिनल की जो मसल्स हैं चारों तरफ की, वो इन्वॉल्व होती हैं उसमें। अगर कोई बॉल फेंक रहा हूं, है ना, अगर हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और हम क्रिकेट में बॉल थ्रो कर रहे हैं, उसमें भी आपका कोर का काम है। अगर मैं जंप मार रहा हूं, उसमें भी आपकी कोर का काम है। अगर आप रनिंग कर रहे हो, उसमें आपकी कोर का काम है। दिस इज व्हाट वी कॉल ग्लोबल मूवमेंट। मतलब आपने कहीं पे भी कुछ भी मूवमेंट की, आपकी कोर उसमें इन्वॉल्व होगी। अगर मैंने ऐसे अपना सिर हिलाया, उसमें भी कहीं ना कहीं मेरी कोर इन्वॉल्व है। अब कोर का काम, इससे आपको क्या समझ में आता है? आपका काम कोर का है स्टेबलाइज करना, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। आई थिंक मैं सेशन थोड़ा लंबा खींच रहा हूँ। आई होप आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलने की प्रयास कर रहा हूँ। आपके कोर का काम है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, स्टेबल करना, राइट? आपकी बॉडी में कुछ भी मूवमेंट हो रही है, उसको पकड़ के लाके वापस पकड़ के रखना, ज्यादा इधर उधर नहीं जाने देना, वो आपके कोर का काम है। अब जब आप अपने एब्स के लिए ट्रेन करते हो जिम में जाके, आपका ट्रेनर आपको क्या बोलता है? अच्छा, आप क्या करो, आप लेट जाओ, हाथ अपने पीछे रखो, पैर फोल्ड कर लो और क्रंचेस करो, है ना? या आप क्या करो, आप जाके लटक जाओ और अपने पैर उठा के ऊपर करो, या आप अपने बटरफ्लाई किक्स मारो। आपको ये सारी मूवमेंट कराते हैं। उसमें आपके ओवरऑल कोर का क्या काम है? स्पेशली जब आप क्रंचेस कर रहे हो, तो उसमें आप क्या इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हो? वो जो आपकी मसल है, जो आपके पेट के सबसे ऊपर आ रही है, आप सिर्फ उसको ट्रेन कर रहे हो, राइट? आपके उस मसल की जो ऊपर वाली मसल्स है, जो सिर्फ आपको दिखती हैं, उसके नीचे जो इतनी सारी इंपॉर्टेंट मसल्स हैं, कोर में हम 4 मसल्स को रखते हैं, वो जो 4 मसल्स ग्रुप हैं, वो आप कैसे ट्रेन कर रहे हो? आप नहीं कर रहे। जब आपकी कोर वीक हो जाती है। अब कोर आपका मेन, आपको और अच्छे एग्जांपल से बताऊं, यहाँ पे फोटो में आप देखोगे तो आपकी कोर के ऊपर, आपके पेट के ऊपर एक बेल्ट बंधी हुई है, राइट? अगर आपने देखा होगा जिम में कभी, या आपने इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या कहीं पे आपने वीडियो देखी होगी किसी आदमी की जो बहुत भारी वजन उठाने की कोशिश कर रहा है, वो हमेशा अपनी पेट के ऊपर एक बेल्ट बांध के रखता है ना? अब वो बेल्ट का काम क्या है? बेल्ट का काम है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, ताकि वो ज्यादा वजन उठा सके। जब तक लोग बेल्ट नहीं बांधते, वो थोड़ा कम वजन उठा पाते हैं, और जैसे वो बेल्ट बांधते हैं, उनकी वजन उठाने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। अगर वो 100 किलो उठा सकते हैं, तो वो 110 किलो, 115 किलो उठा सकते हैं। बेल्ट पहनते ही कुछ चेंज नहीं हुआ, वैसे के वैसे ही है वो। अब ये क्यों होता है? जो नेचुरली आपका कोर का काम है, आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, आपको जैसे आप ज्यादा स्टेबल होगे, वैसे आप ज्यादा काम भी कर सकते हो, ज्यादा फोर्स भी जनरेट कर सकते हो। अब इसको आप ऐसे समझो कि एक घर बन रहा है, उसकी नींव आप जितनी गहरी बनाओगे, उतनी ऊंची इमारत आप बना सकते हो। अगर उसकी नींव खराब हो गई, तो आपकी जो ऊपर घर बना हुआ है, उसका स्टेबिलिटी का कुछ भरोसा नहीं है, वो आए दिन कभी भी गिर सकता है ना? अगर मैं कुछ गलत बोलता हूं तो आप एक बार मुझे बताना। अगर नींव खराब हो गई किसी बिल्डिंग की, तो क्या वो बिल्डिंग टिक सकती है? अगर कोई आंधी आ गई, कोई तूफान आ गया, उसमें वो बिल्डिंग के गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं? नहीं टिकेगा, राइट? नहीं, और गिर जाएगा वो। क्यों? क्योंकि उसका जो नींव है, जो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी थी, वो नहीं कर पाई और वो गिर गया, मंजिल गिर जाएगी वो। उसी तरीके से रोहन के साथ क्या हुआ जिम में? उसका कोर वीक था और उसने वजन उठाने की उतनी कोशिश की जितना वो उठा नहीं सकता था। तो बिल्डिंग का गिरना जायज था एक ना एक दिन आके, लेकिन वो धीरे धीरे करके एक्युमुलेट किया उसने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आप समझो, कोर का मेन काम है आपको एक नेचुरल बिल्ट प्रोवाइड करता है। ये आपके चारों तरफ आपके पेट के फैला होता है, सिर्फ आपके आगे नहीं होता, और इवन आपके ये पीछे भी होता है। कमर की तरफ में कुछ मसल्स ग्रुप्स होती हैं जो कोर के अंदर आती हैं। सिर्फ आपके ये 6 पैक एब्स, 8 पैक एब्स नहीं होते, राइट? अब हम आगे जाते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें हम बात करेंगे काइनेटिक कंट्रोल की। अब काइनेटिक कंट्रोल क्या है? काइनेटिक्स हम बात करते हैं किसी भी चीज में जहां पे कुछ ना कुछ मूवमेंट करनी है। अब आपने मूवमेंट तो करनी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपको उसको कंट्रोल कैसे करना है। अगर आपका कोर वीक है, तो आपके आजू बाजू की मसल्स को कोर का काम करना पड़ेगा, तो वो ओवरलोड हो गया। अब आप ऐसे समझो कि अगर आपके ऑफिस में 10 लोग हैं आपकी टीम में, 4 लोग उसमें से छुट्टी चले गए,
लेकिन काम अभी भी उतना ही आ रहा है, और वो 2 महीने की गए छुट्टी पे बढ़िया वेकेशन काटने, है ना। अब वो जो 6 लोग हैं उनके ऊपर काम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? काम बढ़ेगा उनके ऊपर या नहीं बढ़ेगा? बॉस तो ऊपर से काम देगा, उसको मतलब नहीं है कि 4 लोग गए छुट्टी पे वेकेशन काटने, गोवा घूमने गए मस्त अपना, है ना, 6 पैक्स दिखाने अपने, बढ़ जाएगा, राइट। अब वो जब काम बढ़ा तो काम का जो स्ट्रेस है वो बढ़ेगा आपके ऊपर। जो वो 6 लोग हैं आपको मिला के, आपके ऊपर स्ट्रेस भी बढ़ेगा कि 8 घंटे में जो मैं काम कर रहा था, अब वो काम और आ गया मेरे पास, अब मुझे वो भी 8 घंटे में खत्म करना है, स्ट्रेस बढ़ेगा। अब आपके दिमाग के ऊपर स्ट्रेस बढ़ेगा तो आप सोचो आपकी मसल्स के ऊपर स्ट्रेस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? जो आपकी कोर को काम करना था वो उसके दूसरी मसल्स कर रही है, कोर नहीं करेगा, कोर नहीं कर रहा तो उसका स्ट्रेस बढ़ेगा, बढ़ेगा बिल्कुल, वो भी बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है। आप समझो वो स्ट्रेस में है, अब 2 महीने तक वो बेचारा स्ट्रेस में काम कर रहा है, तो एक दिन उससे कुछ गलती तो होगी ना काम में, कुछ आगे पीछे उसने एरर कर दिया, कुछ उसको चेक करके एक डॉक्यूमेंट भेजना था, वो उसने कुछ एक पॉइंट उसमें मिस कर दिया, गलती होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे उसमें। आप जब स्ट्रेस में काम करोगे तो गलती होने के चांसेस इंक्रीज होंगे। बताइए आप एक बार मुझे, जब आप स्ट्रेस में काम करोगे तो आपकी गलती होने के चांसेस भी इंक्रीज होंगे जी, इंक्रीज होंगे, है ना। तो उसी तरीके से आपकी मसल्स हैं, उसको दूसरे मसल्स का काम करना पड़ रहा है, अब वो बेचारा स्ट्रेस में है। अब आपका कलीग तो 2 हफ्ते 2 महीने के बाद आ गया छुट्टी काट के, आप 2 महीने के बाद वापस रिलैक्स हो गए, लेकिन ये जो कोर एक बार गई, जाए जाए एक बार जाए, वापस नहीं आए राइट, वो वापस नहीं आएगी जब तक आप उसको वापस ट्रेन नहीं करोगे। आप समझ रहे हो? अब वो आपकी दूसरी मसल को काम करना पड़ेगा, वो आगे जाके स्ट्रेस में ही काम करेगी, एक दिन इतना स्ट्रेस आ जाएगा उसके अंदर वो टूट जाएगी, फिर उसके आजू बाजू की मसल उसका काम करेगी और कोर का भी काम करेगी। आप देख रहे हो वो साइकिल, चक्कर चक्कर चलना शुरू हो गया, धीरे 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 करके आप उस चीज में फंसते रहते हो। अब मैंने स्टार्टिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन पूछा था, ऐसा क्या हुआ 70 साल पे जाके कि आप चलना भूल गए? 70 साल तक तो आप चल फिर रहे थे, आराम से दौड़ भाग रहे थे, ऐसा क्या हुआ 50 साल के बाद 60 साल के बाद आप दौड़ नहीं पाते? लोग दौड़ नहीं पाते, 70 साल के बाद लोग चल नहीं पाते, ऐसा क्या हुआ? आपके मसल्स काम करना भूल गए और आप उनको वापस सिखाना भूल गए। आपने उनको वापस सिखाया नहीं, वो गए गए छुट्टी पे, आपका दिमाग ने उनको परमानेंट छुट्टी पे भेज दिया, उनका काम किसी और से कराया, फिर वो भी बेचारा स्ट्रेस में काम कर रहा है। अब वो काम कर रहा है, कब तक करेगा? जब तक वो कर सकता है, एक दिन वो भी जाएगा, फिर आपका दिमाग उसको भी भेजेगा छुट्टी पे। 70 साल तक आते आते एक तो आपका नेचुरली मसल मास गिरना चालू हो जाता है, दूसरा आपका काम ही ऐसा होता है कि आपका दिमाग आधे लोगों को और छुट्टी पे भेज देता है। तो जब एक कंपनी के 90% एम्प्लॉइज को छुट्टी पे भेज दिया और बाकी जो 10% बंदे बचे, उसमें से भी 8% को काम करना नहीं आ रहा अच्छे से, तो कंपनी तो डूबेगी ना, कंपनी की ग्रोथ रुक नहीं जाएगी, कंपनी नहीं चल पाएगी। इसी तरीके से आप हो, आप भी नहीं चल पाओगे 70 साल के बाद, जब तक आपको अपनी मसल्स को समझ के उनका ध्यान रखना ना आ जाए, जब तक आप उसका ध्यान नहीं रखोगे वो आपका ध्यान नहीं रखेगी। वो आपका होनी भी चाहिए ना आपका ध्यान रखने के लिए, आप होगी ही नहीं मसल तो आपका ध्यान कौन रखेगा? आपके बच्चे, वो आपका ध्यान रखेंगे, लेकिन वो भी कितने टाइम तक आपका ध्यान रखेंगे? अब कोई 70 साल का कोई आदमी है, कोई इंसान है जो उठ के चल के वॉशरूम तक भी अपने आप नहीं जा पा रहा है, अभी उसके दिमाग के सोचो आप क्या स्ट्रेस जा रहा है। उसको लग रहा है कि जैसे हमने पहले एग्जांपल लिया था सुनीता जी का, उनको वो खुद को कोसना चालू कर देते हैं कि वो अपने घर वालों का ध्यान नहीं रख पा रहे। अब वो जो 70 साल के हो गए हैं वो क्या सोच रहे हैं, खुद को कोस रहे हैं कि मैं एक बर्डन बन गया हूँ, बोझ बन गया हूँ अपने बच्चों के ऊपर, मुझे वॉशरूम भी जाना है तो मुझे उनको बुलाना पड़ता है। वो अपना काम धाम छोड़ के मेरी सेवा में लगे हुए हैं, उनका भी और मानसिक संतुलन बिगड़ता है। तो अगर आपने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा तो आप अपने दिमाग, जो आपका मेंटल स्टेबिलिटी है, उससे भी हाथ धो बैठोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और
बैक एंड कोर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए। कहीं पे भी आपको कुछ भी परेशानी आ रही है, आपकी कोर उसमें इन्वॉल्व है। आपकी कोर का स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर प्रैक्टिस इज नीडेड। एग्जैक्टली हरदीप जी, रेगुलर प्रैक्टिस इज नीडेड। हर चीज की रेगुलर प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज भी आपको रेगुलर करनी पड़ेगी, लेकिन इंडिया में नहीं करते लोग। मैं खुद परेशान हूँ। मैं अपने मदर को बोलता हूँ एक्सरसाइज करने को, लेकिन वो नहीं मानते। थोड़ा मनाना मुश्किल हो जाता है उनको। लेकिन जब वो करना चालू करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो अगर उनको कुछ तकलीफ आ रही है वो जाएगी। ऐसे मैंने कितने पेशेंट, मैंने एक पेशेंट था 63 ईयर ओल्ड, उनका हिप फ्रैक्चर हो गया था, ऑपरेशन करा के आए वो। अब उनको वापस चलना था। उनको लग रहा था मैं नहीं चल पाऊंगा अब कभी, लेकिन हमने धीरे धीरे करके उस पैटर्न को तोड़ के छोटे छोटे मूवमेंट्स को हमने उसको वापस रीइंट्रोड्यूस कराया, जैसे हम बच्चों को कराते हैं। धीरे धीरे करके टाइम लगा, 5 महीने 6 महीने, लेकिन वो वापस चलना चालू किए। वो आते थे मेरे पास ऐसे एकदम लंगड़ा के, लिम्प करते हुए। तो यूज्ड टू से, हरमन कि दैट आई एम नॉट एबल टू वॉक विदाउट लिम्पिंग, जब मैं तेरे आने से पहले, सेशंस लेने से पहले। लेकिन जब वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद वो लिम्प उनका चला गया। हालांकि चलने फिरने में वापस उनको ज्यादा टाइम लगा, 5-6 महीने पूरा ठीक होने में, लेकिन मैंने उनको दौड़ते हुए भी देखा है। आपके पास कोई 63 ईयर ओल्ड आदमी आया जो चल भी नहीं पा रहा, और आप उसको भागते हुए देखो 6 महीने बाद, तो कैसा फील होगा। लेकिन ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल चीज है, लेकिन एक बार समझ गए तो ही सिंपल है, वरना कॉम्प्लिकेट हम इसको बहुत ज्यादा कर सकते हैं। तो हम एकदम सिंपल इसको रख रहे हैं। तो कौन सी मूवमेंट कैसे करनी है वो भी आपका पता होना बहुत जरूरी है। घर का काम को ही एक्सरसाइज मानते हैं। एग्जैक्टली कि मैंने घर का काम कर लिया तो मैं एक्सरसाइज, मैंने घर में साफ सफाई की, मेरी एक्सरसाइज हो गई। वो एक्सरसाइज नहीं है, वो हमारा काम है, वो हमें करना ही है। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज की मैं और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। कोई भी चीज अगर आप कर रहे हो रेगुलरली, अगर आपकी बॉडी को चैलेंज कर रही है, तभी वो एक्सरसाइज होगी। अगर जो आदमी चल नहीं पा रहा आज, जो आदमी बैठा हुआ है अगर कुर्सी पे, वो उठ भी नहीं पा रहा, उसको मैं बोलूं कुर्सी पे बैठ के उठने के लिए, वो एक्सरसाइज होगी। लेकिन अगर मैं, मेरा जैसा आदमी है जिसको कोई तकलीफ नहीं है, और मैं उसको बैठे बैठे मैं बोलूं कि मैं बैठ के कुर्सी से खड़ा हो रहा हूँ दिन में 10 बार, तो मेरे लिए एक्सरसाइज हो गई है। मेरे लिए नहीं होगी एक्सरसाइज, ये वो बेवकूफी होगी। वो, लेकिन जो आदमी चल नहीं पा रहा, उसके लिए दिन में 10 बार भी कुर्सी पे बैठ के, चाहे वो सपोर्ट लेके उठे, लेकिन अगर वो 10 बार भी उठ रहे हैं तो उसके लिए एक्सरसाइज है। वो चैलेंज आपकी बॉडी को देना बहुत जरूरी है। वो चैलेंज एक्सरसाइज में होना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो काइनेटिक कंट्रोल, मूवमेंट कैसे करनी है वो आप भी, आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में अगर जाते हैं, तो आजकल क्या हो गया है, जो नॉलेज है, नॉलेज तो अपने पास बहुत आ गई है मार्केट में, क्योंकि डॉक्टर गूगल भी आ गए हैं। डॉक्टर गूगल जी के पास सबसे पहले सब जाते हैं कि अरे मेरी बैक, माय बैक इज हर्टिंग, व्हाट शुड आई डू, व्हाई इज माय बैक हर्टिंग। डॉक्टर गूगल इज वेरी प्रोफिशिएंट इन दैट। वो एकदम फुल आपको पूरा पूरा ज्ञान दे देंगे दुनिया भर का। बैक पेन क्यों 1000 चीजों से होता है, वो 1000 चीजें आपको बता देंगे। उसमें से आप क्या करोगे, जो सबसे खराब चीज है वो पकड़ के आप आओगे डॉक्टर के पास कि अरे मुझे इस वजह से बैक पेन हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम जाते हैं, तो वो आपको पता होना इंपॉर्टेंट है कि हर चीज मार्केट में आपको मिल रही है, आपको यूट्यूब पे दिख रही है कि एक्सरसाइज कौन सी कैसे करनी है, लेकिन आपको वो एक्सरसाइज करनी है नहीं, आपको कैसे पता। वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन बहुत है लेकिन बिखरी हुई है। अब एक खाली जमीन है 300-400 गज की, उसके ऊपर आपने लाके सीमेंट फेंक दिया, आपने रेत फेंक दी, ईंटें फेंक दी, सरिया फेंक दिया, है ना, और आप बोलो कि ये घर है। क्या वो घर है? आपको पता है कि अच्छा पहले नींव आएगी, फिर इसका ऐसे हम सरिये लगाएंगे, फिर हम ईंटें लगाएंगे, फिर हम लैंड ऊपर जो उसकी छत डालेंगे, तो वैसे होता है ना। लेकिन अगर मैं बोलूं वो सारा मटेरियल रख के कि वो अब घर है, तो वो घर है क्या? नहीं है वो घर। वो घर कब बनेगा? अगर मैंने वो 300-400 गज में सामान लाके सारा रख दिया और मैं बोलूं वो घर है, क्या वो घर है? नहीं है, है ना, नहीं है हरदीप जी, बिल्कुल सही। लेकिन वो घर कब बनेगा? घर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसका? कमेंट सेक्शन में आप बताइए। उस चीज से आपको उसको एक घर बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे? आपको एक ठेकेदार लेना पड़ेगा,
सीमेंट से जोड़कर, सीमेंट से खुद से भी नहीं जोड़ सकते ना, हमें वो दिहाड़ीदार लाने पड़ेंगे, एक ठेकेदार लाना पड़ेगा जो दिहाड़ीदारों को कंट्रोल करेगा, एक इंजीनियर चाहिए हमें जो बताएगा कि ऐसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए बिल्डिंग का। तो फिर धीरे धीरे जाके आपका वो घर तैयार होगा और उसमें भी वक्त लगेगा। इन्फॉर्मेशन तो बहुत है आजकल मार्केट में, लेकिन वो जो क्लिनिकल प्रोटोकॉल एक है आपके बैक को पूरा ठीक करने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो BACK, जो आपका बायोमैकेनिक्स, अलाइनमेंट, कोर कंट्रोल एंड काइनेटिक कंट्रोल, ये बैक जो हमने प्रोटोकॉल बनाया है आपके लिए, ये आपके समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये हो क्यों रहा है आपके बॉडी में। आपको समझना है, हम जो बोलते हैं कि 4 नोबल ट्रूथ्स की बात करते हैं, पहले बात कि पहला ट्रूथ क्या है कि देयर इज सफरिंग, फिर सेकंड आता है कि देयर इज अ कॉज टू द सफरिंग। तो वो कॉज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ये जो बैक प्रोटोकॉल है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आता है, राइट। तो इसी चीज को और इन डिटेल आज हमने मास्टर क्लास में आपको समझाया है। अभी भी मैंने आपको ऊपर ऊपर से समझाया है, जितना मैं 1 घंटे के समय में आपको बता सकता हूँ कि ये क्या चीज है एंड कैसे है। लेकिन इसी चीज को और इन डिटेल में जानने के लिए अभी हम एक कोर्स भी लेके आ रहे हैं, बैक इन कंट्रोल कोर्स। अभी ये था बैक इन कंट्रोल मास्टर क्लास, अभी बैक इन कंट्रोल कोर्स आएगा। लेकिन अगर आप आज हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, इस कोर्स की डिटेल आपको अमुक्ता बाद में देगी, लेकिन अभी क्योंकि आप लोग आज ये टाइम निकाल के आए हो, तो ये कोर्स हम आपके लिए लेके आए हैं। एंड अभी अगर आप ये लेते हो तो नेक्स्ट स्लाइड में हम आपके लिए एक और चीज डील लेके आए हैं, वो जो है 8 हफ्ते का 8 वीक्स ऑनलाइन एक्सरसाइज प्रोग्राम। लाइव आके जूम पे मैं आपसे एक्सरसाइज करवाऊंगा, आपको सिखाऊंगा कि एक्सरसाइज करनी कैसे है। 8 वीक्स का प्रोग्राम जो 5000 रुपीज के लिए है, आप लोगों को हम लोग फ्री में दे रहे हैं, क्योंकि आप अपना कीमती वक्त निकाल के अपनी सेहत के लिए आज यहाँ पे आए हैं। तो दैट is something which we are offering from DXN Clinics to you, because आप अपना टाइम निकाल के आज यहाँ पे आए हैं और अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए आपको हम लोग ये फ्री में दे रहे हैं। तो ये आज जो हमने मास्टर क्लास में सीखा, ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 बैक। और समझना कि आपकी जो मसल्स हैं वो डिहाइड्रेट क्यों हो रही हैं, उनको आप वापस रिहाइड्रेट कैसे कर सकते हो। आपके जो डिस्क हैं उनमें ड्राई जो है वापस आप उनको ब्लड सप्लाई कैसे उनमें आता है, मूवमेंट से आता है, उनमें और किसी तरीके से नहीं आता। तो इसी चीजों को हम इस कोर्स में और डिटेल में समझेंगे, तो बाकी आगे का आपको मुक्ता समझाएंगी। आई होप आज का जितना मैं आप सभी को लग रहा होगा कि ये जादू कैसे हुआ, हमने कोर्स में दूसरे कपड़े पहने थे और अब हम यहाँ पे अलग कपड़े पहने हैं। तो अगेन लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मेरा नाम है अमुक्ता। आप सभी का स्वागत है और आप सभी का बहुत बड़ा शुक्रिया कि आप अभी तक बैठ के आपने कोर्स सुना, मास्टर क्लास सुना। ये जादू का रिवील थोड़ी देर बाद करते हैं, लेकिन आप सब बताइए जल्दी से कमेंट करके कि आपको सेशन कैसा लगा, सेशन आपको समझ आया, आपको कोई क्वेश्चंस थे, नहीं थे। ओके, दैट्स अ वेरी नाइस आंसर, वंडरफुल माइंड ब्लोइंग सेशन था, मिस्टर प्रवीण सेज। ओके ओके, सभी थम्स अप कर रहे हैं, they're all happy, hearts and all, very nice। तो ये जादू था रिकॉर्डेड मास्टर क्लास का। हमने सोचा कि हमने रिकॉर्ड तो किया था जब हमने पहली बार मास्टर क्लास किया, बट वहां पे जितने लोग आए थे, काफी लोगों का कमेंट आया था कि वो नहीं जोड़ पाए हमारे साथ उस दिन मास्टर क्लास के लिए। तो हमने सोचा क्यों नहीं हम आप सभी को ये नॉलेज वापस दे, तो इसीलिए हमने वो क्लास वापस रखी मास्टर क्लास की। तो बिना देरी के अगर आप में से किसी को भी क्वेश्चंस है तो आप हैंड रेज कीजिए। हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ पे डॉक्टर हरमन भी जुड़े हैं, तो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम डॉक्टर हरमन ऑन बोर्ड। ओके, ही इज अ लिटिल ज़ूम्ड इन, हम थोड़ा उनको एडिट मतलब ये करते हैं, यस। तो डॉक्टर हरमन,
हाँ जी, आपके क्वेश्चंस मतलब आप तो रेडी हो इन सब के क्वेश्चंस लेने के लिए, लेकिन आप सभी से ये विनती है, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, कहीं पे भी थोड़ा सा डाउट हो, कुछ भी नहीं समझ आया हो, तो आप हैंड रेज कीजिए, हम आपको अनम्यूट करते हैं। आप डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस, अपने प्रॉब्लम्स या आपके आजू बाजू अपने फैमिली फ्रेंड्स किसी की भी प्रॉब्लम्स हो तो आप डॉक्टर हरमन से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नो रेमेडीज और मेडिसिन। निकिता, कैन वी सी किसी ने हैंड रेज किया है क्या, ताकि हम उनके क्वेश्चंस ले सके? बट मुक्ता, आई थिंक इट इज अ वेरी नाइस थिंग दैट हमने एक बार को वी डिड अ रिकॉर्डेड मास्टर क्लास, राइट? एंड आई थिंक आप सभी को बहुत अच्छा लगा, एंड इट बिकम्स, ये बहुत आसान बन जाता है कि हाँ बार जी, बार हमें भी अपना वक्त निकाल के बार बार लेक्चर्स को रिपीट नहीं करना पड़ता, एंड जो लोग वापस सुनना चाहते हैं उनको वो भी वापस सुन लेते हाँ हैं, जी, उनका रिकैप हो जाता है। रिकैप हो जाता है। साथ ही साथ जिनको टाइम नहीं मिला होता है पहली बार सेशन अटेंड करने को, उनको एक और बार मौका मिल जाता है कि वो वापस जुड़े हमारे साथ, पूरा उनको नॉलेज मिले। बिकॉज ऑब्वियसली किसको नॉलेज नहीं चाहिए और किसके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, किसको पेन नहीं है। राइट, तो आई सी, yes, we have questions, doctor, if you don't या mind. या श्योर, Can we? या Yeah. श्योर। तो Mr. Pradeep, please unmute. Hello. गुड Hello. मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल फैमिली। हाँ जी, मेरा आप एक अपना। क्वेश्चन है सर। जैसा मेरा एक लड़का है, वो 10 साल का लड़का है। मतलब वो उठ के बैठ नहीं पाता है। मतलब उसका क्या ना है, बैक पिन में वो पिन रहता है। मतलब वो उठ के बैठ नहीं पाता है चारपाई से। तो उसको मतलब क्या चीज यूज कराएंगे तो मतलब वो कैसा इसकी लेना कितने है। साल का बच्चा है? 10 years old. 10 years। Yes, 10 साल का है। 10 साल का। 10 साल का। ओके, ओके। आप एक काम कीजिए, ये क्योंकि बच्चे का केस है एंड यूजुअली बच्चों में ऐसा नहीं देखा जाता, तो नीचे हमने आपको क्लिनिक का नंबर दिया है, आप एक बार इस Yes. पे कांटेक्ट कीजिए। अगर बच्चे के कोई रिपोर्ट्स वगैरह है तो आप वो भी वहाँ पे भेजिए, एंड देन आप मेरे साथ एक बार ना कंसल्टेशन कर लीजिए बच्चे को लेके। एंड ये भी मैं बताना चाहता हूँ ओके आपको सर। कि अभी, हाँ जी, Yes. So, because डॉक्टर हरमन ने मेंशन किया कि वो आप सब क्लिनिक में कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हमारे क्लिनिक का नंबर है, जिसका ये व्हाट्सएप पे भी है और ये आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं। इस नंबर पे हम कंसल्टेशन लेते हैं, फ्री कंसल्टेशन चलता है ये मंडे टू सैटरडे 10 बजे से लेके 4 बजे के बीच में। आप कभी भी इस नंबर पे कॉल या मैसेज करते हैं तो आपको कोई ना कोई डॉक्टर आपसे बात करेंगे। आप अपना प्रॉब्लम जरूर बताना, फिर उस हिसाब से हम वो डॉक्टर तक आपको पहुंचा देंगे। आप फिर उनसे बात कर सकते हैं, आप अपने रिपोर्ट्स वगैरह बात कर सकते हैं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है ना कि हम जनरली हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि सबका अलग है। और आपको कुछ बताया और दूसरे इंसान ने भी वो फॉलो किया तो थोड़ा अनबन हो सकता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि 1-on-1 कंसल्टेशन कीजिए, इसमें आप विस्तार से बता सकते हैं और डॉक्टर आपको प्रॉपरली आपके प्रॉब्लम के लिए वो आंसर आपको बता सकते हैं, क्या करना चाहिए बता सकते हैं। राइट, यस, सो वील थैंक यू टेक सो द मच। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। हाँ जी, या ओके, थैंक एंड यू। एक बार मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, राइट, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो कोर्स हमने ऑलरेडी कर चुका है, बैच 1 इज ऑलरेडी डन फॉर बैक एंड कोर कंट्रोल, राइट? एंड इसको हमने कैसे किया था, हफ्ते में एक क्लास होता था हमारा थ्योरेटिकल और एक क्लास होता था हमारा एक्सरसाइज का। अब ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से समझना है, और ये मतलब आपको ना पत्थर से लकीर बना लेनी है इस बात की कि मसल्स रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी एज रिलेटेड मसल लॉस की प्रॉब्लम्स होती हैं, पेन की जितनी
भी प्रॉब्लम्स होती हैं, यूजुअली मसल्स को वापस उनको हमें ट्रेन करने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इट इज़ व्हाई वी आर गिविंग यू अ 8 वीक्स एक्सरसाइज कोर्स आल्सो फ्री, राइट. इसमें जो एक्सरसाइजेज आपको बताई जाएंगी हर हफ्ते, उसको आपने फिर पूरे हफ्ते तक रिपीट जरूर करना है. रोज आपने अपने टाइम से खुद से भी वो एक्सरसाइजेस करनी है. एंड क्योंकि ये एक प्रॉपर मॉड्यूल है, जैसे अगर आप कोर्स लेते हैं तो आपको इनिशियली एक थ्योरेटिकल वीडियो दिखेगा, जिसके अगले दिन आपको एक्सरसाइज वीडियो दिखेगा, और एक हफ्ते के बाद ही वापस आप उसमें थ्योरेटिकल क्लास और एक्सरसाइज क्लास आप दोबारा कर सकते हो. वो जो एक हफ्ते का टाइम है वो आपका समय है. आपको उसमें अपने ऊपर ध्यान देते हुए एक्सरसाइज करनी है, जो पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करना है, समझना है, और कुछ डाउट आता है तो फिर आपने वहाँ पे क्वेश्चंस भी पूछने हैं, राइट. आपके साथ लाइव क्वेश्चन आंसर सेशंस होंगे जिसमें आप वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लेकिन वो पूरे हफ्ते में आपको एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. हाँ जी. तो लाइक डॉक्टर ने मेंशन कर ही दिया है कोर्स के बारे में. आपने उनने बोला है कि अमुक्ता ज्यादा बताएगी, तो अमुक्ता अब आपको बताने वाली है कि ये कोर्स 6 वीक्स का है, साथ ही साथ आपको 8 वीक्स का एक्सरसाइज प्रोग्राम फ्री में मिलेगा. ओके, बट अगर आपको ये कोर्स रजिस्टर करना है, आपने देखा है कि सर ने बैक के बारे में बताया, बायोमैकेनिक्स के बारे में मेंशन किया, कोर के बारे में मेंशन किया, अलाइनमेंट के बारे में बताया, काइनेटिक उसके बारे में भी बताया, लेकिन ये बस 5-10 मिनट ये बता पाए क्योंकि हमारे पास इस टाइम का इनको दिया गया था. उतने टाइम में जितना हो सके उनने आपको बता तो दिया, लेकिन इसके ऊपर एक एक टॉपिक के ऊपर आपको विस्तार से जानना है. आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके बारे में जानकारी, उसके बारे में एक्सरसाइजेस जो आपको पूरे हफ्ते के लिए करने हैं, ये सब के लिए आपको एक लिंक शेयर किया जाएगा. आप ये कोर्स सिर्फ 999 में परचेज कर सकते हैं. आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे. वैसे तो ये कोर्स का प्राइस 7000 है, लेकिन आज आपने टाइम निकाल के हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आपने इंटरैक्टिव रखा इस सेशन को, आपने जानकारी ली, क्योंकि जो भी यहाँ पे है बैक पेन, बैक प्रॉब्लम, या तो आपको खुद को है या फिर आप किसी को जानते हो जिसको ये प्रॉब्लम है, तभी आपने ज्वाइन किया होगा जरूर. ये तो 110% श्योर है. लेकिन आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए ताकि आपको समझे कि क्यों होता है प्रॉब्लम, कैसे ठीक किया जाए. इसके लिए आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. आप ये कोर्स का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, आपको ग्रुप पे भी मिल जाएगा, हर जगह हम सर्कुलेट करेंगे. आपने ट्रेलर तो ले लिया, आपको पूरा पिक्चर चाहिए तो आपको टिकट तो लेना पड़ेगा ही. तो बस यही है कि आप उस लिंक पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं, और आपको एवरी वीक एक एक वीडियो अनलॉक होगा, क्योंकि हमने सोचा कि एक ही बारी में सारे वीडियोस दे देते हैं. उस टाइम पे क्या हमने नोटिस किया है कि एक ही बारी में आप सारे वीडियोस कर लेते हो तो उस टाइम में जोश रहता है, लेकिन कुछ टाइम बाद कुछ ना कुछ काम के वजह से वो मिस आउट हो जाता है. लेकिन हम एक एक हफ्ते बाद हम उसको अनलॉक करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि आपको इनफ टाइम मिलता है, आपको उस टॉपिक के बारे में समझने के लिए इनफ टाइम मिलता है कि आपको उस टॉपिक के बारे में और जानकारी के लिए आपको एक हफ्ता मिलता है कि आप वो एक्सरसाइज प्रॉपर करें. क्योंकि एक्सरसाइज ऐसा नहीं है ना कि आप एक बारी में करें और आपको पूरा ठीक होगा. आपने एक बार, स्कूल भी कैसा होता है, आप एक दिन स्कूल गए और पूरा पूरा ठीक हो गया, ऐसा भी नहीं हो सकता है कि आपको पूरी जानकारी मिल गई हो. आपको पहले नर्सरी में डाला जाता है, आपको सिखाया जाता है कि स्कूल में कैसे बैठना है, फिर आप उसके बाद यूकेजी जाते हैं, फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड, फिर 5th क्लास, फिर एक एक करके पड़ाव होता है. तो कोर्स भी वैसे ही डिजाइन किया गया है कि आप कैसे एक एक करके आप जाने, एक एक करके आप एक्सरसाइज करें, अपने आप के साथ टाइम बिताएंगे, अपने आप को जानेंगे, तो तब आपको समझेगा कि ओके आपका प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या. तो विद दैट हम एक और क्वेश्चन लेते हैं. Let's call Dr. Harman on the screen. Yes, he's here. I think Arvind Yadav ji has a question. Yes, Mr. Arvind, please unmute.
हेलो। हेलो। हाँ सर, गुड यस मॉर्निंग। सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। अभी 16 अगस्त, पिछले 16 अगस्त को मैं सर मंदिर से गिर गए थे। हमारी स्पाइन में थोड़ा क्रैक हो गया था, स्पाइन टूट गया था। तो फिलहाल में 15-20 दिन मैं एडमिट था हॉस्पिटल में। अभी फिलहाल में तो चल फिर रहा हूँ ठीक से, बट थोड़ा बहुत बैठता हूँ तो हल्का फुल्का पेन जैसा होता है। तो क्या उसमें एक्सरसाइज सही रहेगा? उसमें एक्सरसाइज ही सही रहेगा। देखिए, जब आपकी स्पाइन में प्रॉब्लम आया तो आपकी जो कोर मसल्स थी, अब वो वीक हो गई। अब कोर में मैंने जैसे आपको बताया कि सिर्फ आगे के जो एब्स दिखते हैं वो कोर नहीं होती, काफी चार मसल ग्रुप्स का एक साथ में मिलके एक पूरा 360 डिग्री का आपका एक कोर का कॉम्प्लेक्स बनता है। जब तक वो कोर मसल्स वीक रहेंगी तब तक आपको कहीं ना कहीं पेन जरूर रहेगा। और कैसे वो ग्लोबल मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट करती हैं, राइट। इसलिए ज़्यादातर देखते हैं कि अगर बैक में कोई इंजरी आ जाए उसके बाद आपको ज़्यादा देर बैठने में पेन रहता है। अगर किसी का सिजेरियन से डिलीवरी हुआ है उनके बाद फीमेल्स को काफ़ी बैक में पेन रहता है। तो ये सारी जितने केसेस हैं इसमें कोर बहुत वीक हो जाती है, राइट। तो कोर को वापस से स्ट्रॉन्ग करना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो एक्सरसाइज से ही होगा। और उसी को कैसे करना है उसको हमने इस कोर्स में भी हमने डिज़ाइन किया है, स्टेप वाइज कैसे हम प्रोग्रेस कर सकते हैं अपनी कोर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जी, ओके ओके। कब से कोर्स स्टार्ट होगा सर? ये कोर्स ऑलरेडी जो है एक बार खत्म हो चुका है। अभी क्या है, हमने इसके रिकॉर्डेड, ये आपका बैच 2 होगा। हमने ऑलरेडी इस पे डाल रखा है, लेकिन आप जैसे इसको लेते हैं तो उसके सेम डे आपको थ्योरेटिकल क्लास मिलेगा और उसके अगले दिन आपको एक्सरसाइज का क्लास मिलेगा, राइट। तो थ्योरी पढ़ के एक्सरसाइज को अप्लाई करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर हफ्ते में आपको, एक हफ्ते के बाद वापस आपको थ्योरेटिकल क्लास मिलेगा और इसके बाद एक्सरसाइज क्लास मिलेगा। तो ये आप इमीडिएटली भी ले सकते हैं। ओके सर, ओके। हाँ जी। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके, एनी अदर क्वेश्चंस वी हैव? क्या इसमें डीएक्सिन प्रोडक्ट फॉर पेन का भी इंफॉर्मेशन होगा? राइट। देखिए, मसल्स के रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं उसमें जितने सप्लीमेंट्स आप लेते हैं, जितने If you प्रोडक्ट्स, can excuse me, Nikita, can we just take doctor on the screen? Just him. सो जितने भी बैक से रिलेटेड, आपका मसल से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट, इनमें क्या होता है कि वट एवर प्रोडक्ट्स यू टेक, वट एवर सप्लीमेंट्स यू टेक, ये आपके सपोर्टिंग एजेंट्स होते हैं। ये आपके मेन जो है एक्शन करने के लिए नहीं होते, ये आपको सपोर्ट करने के लिए काम में आते हैं। अगर आप मसल्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसको हील करने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको न्यूट्रिशन लगेगा, राइट। आपको न्यूट्रिशन में क्या लगेगा? आपको प्रोटीन लगेगा, आपको विटामिन लगेंगे, आपको मिनरल्स लगेंगे, आपका ब्लड फ्लो सही से होना चाहिए, आपका हाइड्रेशन अच्छे से होना चाहिए। ये सब एक बहुत बड़ा एक पैरामीटर बन जाता है, राइट। जहाँ पे सप्लीमेंटेशन का एक छोटा सा पार्ट होता है। लेकिन सप्लीमेंटेशन, अगर आप बोलो कि मैं सप्लीमेंट्स ले रहा हूँ, मेरा मसल अपने आप ठीक हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। आपको अपने ब्रेन को वापस अपने मसल्स को कैसे एक्टिवेट करना है, कैसे वो सही मूवमेंट पैटर्न कैसे बनाना है, जो गलत मूवमेंट पैटर्न बन गया है उसको तोड़ना कैसे है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। लेकिन ऑब्वियसली जो सपोर्टिंग सप्लीमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, जो सपोर्टिंग ऑयल्स आप यूज कर सकते हैं, उन सब के बारे में भी आपको जरूर बताया जाएगा। ओके, सो इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस? पवन रॉय जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो सर। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तुम्हारा नाम? हेलो। हाँ जी, बताइए पवन रॉय जी। ए सर, मैं नेपाल से। हाँ जी। और सर, वो कैल्शियम हमारे 40 इयर्स और 45 इयर्स के बाद में वो हमारा वो जॉइंट पेन होता है ना, वो जॉइंट पेन उसमें कैल्शियम या उसमें ऐसा कौन सा प्रॉब्लम हो जाता है वो जॉइंट पेन होने लगता है 40 इयर्स आफ्टर 45 इयर्स के बीच में? ओके, तो आपका रॉय जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है।
अब यस यस आपने बोला कि 45 की एज में आके ऐसा क्या होता है कि हमारा या जॉइंट पेन शुरू हो जाता है, हमारे मसल्स में दर्द होना शुरू हो जाता है ना? जब तक हम 30 के थे तब तक तो नहीं हुआ, जब हम 25 के थे तब भी नहीं यस हुआ, यस जब हम 20 के थे तब भी नहीं हुआ। ये 40-45 के बाद ऐसा क्या हो जाता है? हम बॉडी तो हमारी वही है, हम भी वही हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब क्या है, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको पानी के बिना जीना हो तो आप कितने टाइम तक जी सकते हैं बिना पानी के? नहीं तो वो तो 1 घंटा 2 घंटा एक कुछ नहीं, वो पूरा से हाँ जी, डिहाइड्रेशन हो जाता है, वो हाँ जी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, बॉडी डिहाइड्रेशन हो राइट। जाएगा। अगर खाने के बिना जीना है तो आपको कितना टाइम लगेगा बिना खाने के? आप कितना टाइम तक जी सकते हैं? खाने के लिए तो हम तो स्टोर में रखता है ना, हमारा तो लीवर या वो हमारा इम्यूनिटी पावर अच्छा रहेगा, तो खाने के लिए तो हम तो 10 घंटा 12 घंटा बिना खाने-पीने के लिए रख सकता है। लेकिन राइट, वाटर के साथ हम तो बॉडी बॉडी हमको हिमालय जैसा नहीं करेगा, हमको डिहाइड्रेशन बना देगा। वो हमारा तो इम्यूनिटी पावर वो पूरा हीमोग्लोबिन लो कर देगा, तो हम कैसे हाँ बाँचेगा जी। पानी के बिना? देखिए, अब बिना पानी के आपने बोला कि 2-4 घंटा, 5-6 घंटा रह सकते हैं, लेकिन वैसे अगर बिना पानी के किसी को प्यास से मरना हो, तो उसको कम से कम 2-3 दिन तक तो जी सकता है बिना पानी के, फिर मर जाएगा बेचारा। बिना खाने के 7-10 दिन में तो मर ही जाएगा, राइट? लेकिन हाँ, अब क्या है कि हर चीज़ का अलग-अलग एक स्पैन है, जिसके बाद जाके असर दिखना शुरू होता है। अभी मैंने पानी पिया 10 मिनट में ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे लगेगा कि मुझे प्यास लग रही है। खाना खाया तो मुझे 2-3 घंटे तक नहीं लगेगा कि मुझे वापस खाना खाना है। ऐसी मसल्स जो होती है हमारी, इनको टाइम लगता है ऑलमोस्ट 10 से 15 साल का असर दिखाने में, राइट? तो आप यस, आज जो कर रहे हैं इसका असर आपको 10 से 15 साल के बाद वो कंपाउंड होके मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा आपको, मल्टीप्लाई होके, राइट? तो वो है। अब आपने 30 साल की उम्र से एक्टिविटी आपकी कम होनी शुरू हो गई, आप ज़्यादा खेलना कूदना बंद कर दिया, आपकी एक्सरसाइज बंद हो गई, आपकी फिजिकल मूवमेंट कम हो गई। तो इन सब की वजह से 40-45 में जाके आपको पेन चालू हो जाता है, आपकी बोन में कैल्शियम जो है कम होना शुरू हो जाता है, आपकी बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाता है, राइट? साथ ही साथ क्या होता है कि जैसे ही आप 35-40 की एज क्रॉस करते हैं, आपकी बॉडी में नेचुरली 1% मसल मास हर साल कम होना शुरू हो जाता है। मतलब इवन एवरी अगर आप कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो, आप अपनी बॉडी का ध्यान रख रहे हो, फिर भी आपका मसल मास 1% गिरना चालू हो जाता है। अब 35 की उम्र में या 40 की उम्र में अगर आपके पास 100% मसल मास था, एक परसेंट के हिसाब से 50 तक आते आते आपके पास 90% रह गया, 60 तक पहुंचते पहुंचते आपके पास 80% रह जाते हैं, राइट? और ये तो तब है जब आप उसकी थोड़ी बहुत देखभाल कर रहे हैं। अगर आप उसकी बिल्कुल देखभाल नहीं कर रहे तो वो तो और ऊपर से कम हुए ही जा रहे हैं, राइट? तो अब आपको मूवमेंट के लिए जरूरत है मसल्स की स्ट्रेंथ की, मसल्स के स्टेबिलिटी की, ठीक है? आपके जॉइंट के जो लिगामेंट्स होते हैं, कैप्सूल्स होते हैं, उनका हेल्दी रहने का। अब जब आप इनको यूटिलाइज नहीं कर रहे, इनको यूज नहीं कर रहे, तो ब्रेन बोलता है इनकी मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बिना भी मैं जिंदा हूं, तो इसको न्यूट्रिशन देने का फायदा नहीं है, मैं वेस्ट करूंगा अपने रिसोर्सेज। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा कम देना शुरू करते हैं। धीरे 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 ये मसल्स कम होना शुरू हो जाते हैं, आपके जो बोन्स है, बोन्स में से कैल्शियम कम होना शुरू हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाता है। आपका अगर वैसी लाइफस्टाइल खराब है, एसिडिक बॉडी बहुत ज्यादा है, उसको बैलेंस करने के लिए कैल्शियम चाहिए आपकी बॉडी को, जिसके लिए आपकी बॉडी या तो आपके दांतों में से कैल्शियम निकालेगी या आपके बोन्स में से कैल्शियम निकालेगी। दांतों में से निकाले तो पहले दांत जाएंगे आपके, हड्डियों में से निकालेगी तो आपकी जॉइंट्स जाएंगे पहले, राइट? तो ये सारे रीजंस हैं जो फिर वो जिसकी वजह से बनेगा ना, वो 40-45 के जॉइंट बाद बोन्स में पेन, जॉइंट्स में पेन हाँ, होना शुरू हो जाता है। 1 मिनट सर। वो हाँ जी, जॉइंट होता है ना, वो पेन होता है, जॉइंट पेन होता है, वो उसका जो सॉकेट होता है, लिगामेंट लो होने के कारण हमारा वो बोन होता है ना, वो वीकनेस हो जाता है, और वो क्रैक हो गया या कुछ डैमेज होगा, तो वो लिगामेंट वो कम हो जाएगा, वो अचानक वो सडनली उसका पेन होने लगता है। समझे नहीं, आपने क्या बोला कि लिगामेंट्स अचानक से कुछ हो जाए तो पेन होने लगता है? लिगामेंट लो होता है, ये जब 40-45 होता है ना, वो हर एवरी वो पूर्ते वो सब आदमी का वो लिगामेंट जो कमजोर होता है ना, तो वो पेन होने लगता है ज्यादा, वो जॉइंट 40 इयर्स 45 के बीच में। तो वो देखिए, कैल्शियम तो लेकिन इम्यूनिटी पावर में वो उसको कैल्शियम पुगाने में मदद नहीं करता है ना, कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा अच्छा रहेगा ना, तो हम इम्यूनिटी पावर के बढ़ा सकता है। इम्यूनिटी से डायरेक्टली रिलेशन नहीं है आपका कैल्शियम का आपके बोन हेल्थ का,
इम्यूनिटी से आपकी बॉडी में और प्रॉब्लम्स आएगी जो इनडायरेक्टली आपकी बोन मास और आपकी जो मसल मास है इनके ऊपर इफेक्ट करेंगी। लेकिन अगर आप मूवमेंट नहीं करेंगे, जैसे आपकी मसल्स होती हैं, जितना आप उसको यूटिलाइज करेंगे और ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जितना आप उसको यूज़ नहीं करेंगे उतना ज़्यादा वीक होना शुरू हो जाती है। सेम लॉजिक आपकी बोन्स के ऊपर भी लागू होता है, राइट? जितना आप उसको यूटिलाइज करोगे उतना और ज़्यादा उनका बोन डेंसिटी बढ़ जाता है। जितना आप उसको कम यूटिलाइज करोगे एज के साथ उतना ही उसका बोन डेंसिटी कम होना शुरू हो जाता है। एक रिसर्च हुई थी 60 प्लस के एज के लोगों को लिया था, जिनका बोन डेंसिटी चेक किया। जो उस एज की कैटेगरी में जितना बोन डेंसिटी होना चाहिए था उनका उससे बहुत ज्यादा कम था, 40-60% कम था, राइट? उनको एक्सरसाइज करानी शुरू की गई, पावर लिफ्टिंग, राइट, जो कि ओलंपिक्स में होता है। और 2 साल बाद जब उनका वापस से बोन डेंसिटी टेस्ट कराया, उनके एज के हिसाब से जितना बोन डेंसिटी होना चाहिए था उसका उससे कई गुना ज्यादा था। अब ऐसा क्या हुआ 60 प्लस की एज में कि आपकी बोन डेंसिटी 2 साल में इतनी ज्यादा बढ़ गई? एडिशनली तो क्या चेंज किया, सिर्फ आपका एक्सरसाइज चेंज की। जैसे हाँ जब आपकी मसल्स में लोड पड़ता है तो मसल्स ओवरग्रो होती हैं, वैसे ही आपकी बोन्स में जब लोड पड़ता है तो बोन्स भी ओवरग्रो होती हैं। आपकी जो लिगामेंट्स पे लोड पड़ता है तो लिगामेंट्स भी ओवरलोड होती हैं। तो धीरे धीरे करके जिसके ऊपर ज्यादा काम आता है वो धीरे धीरे और ज्यादा स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। okay sir, thank you, very very thank you. I'm from Nepal, maybe ओके a small, I will a small practitioner. Okay, thanks. ओके ओके, Oh, थैंक यू। thank you so much. Next question from who do we have, Nikita? Rani. Miss Rani, please unmute. हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर, हमने जो बैक में नहीं क्या जो ओवरलोड मतलब अभी जो आपने बताया कि लोड होने के कारण बैक में पेन होता है, लेकिन जब भी हम लोग सोते हैं तभी भी बैक में मतलब ये हो सकता है क्या? बिल्कुल हो रात को सकता है, हम लोग रात में अभी जब हम सोते हैं तभी। बिल्कुल हो सकता है। अब देखिए इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको अभी मैं 50 किलो उठाने को बोलूँ अपने सिर के ऊपर, इंसान नहीं उठा सकता, किसी के लिए वो ओवरलोड हो जाएगा, राइट? लेकिन अगर मैं 500 ग्राम बोलूँ, 500 ग्राम ऑलमोस्ट हर कोई उठा सकता है, राइट? लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि 50 किलो एक बार उठा के वापस नीचे लाना है, लेकिन 500 ग्राम जो है आपको उठा के 10 घंटे तक खड़े करके हाथ ऊपर रखना है, तो नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, राइट? अब आप सो रहे हैं तो आप 8 घंटे के लिए सो रहे हैं। अब आपके जॉइंट्स, अगर आपकी मैट्रेस खराब है, प्रॉपर उसमें जितना सॉफ्टनेस और हार्डनेस का बैलेंस होना चाहिए वो नहीं है, तो आपके जॉइंट्स अनइवन हो जाते हैं, राइट? अगर आप साइड में सोते हैं, एक पैर आपका ऊपर है, आपने उसको नीचे से सपोर्ट नहीं किया, तो वो भी एक तरफ से लोड डालना शुरू करते हैं। अब वो रोज के 8 घंटे साल के कितने घंटे हो जाते हैं? तो 4-5 साल, 8-10 साल के बाद धीरे धीरे करके उनकी वजह से भी आपके बैक में पेन आ सकता है। तो हमको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम तो सो ही रहे हैं, इसमें हम कुछ कर नहीं रहे। वो छोटी छोटी चीजें टाइम के साथ बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाती हैं। उसको मैनेज करना, उसको पहले तो समझना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मैनेज करना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके ओके। एंड हाँ जी। सर, वर्टिब्रा में नहीं क्या जो ये रहते हैं हड्डियों का ढांचा रहता है, तो वो कभी कभी नहीं क्या एक इसको नहीं क्या चिपक जाता है, एक्सरे में दिखने के लिए आता है, तो उस केस में कैसे करने का मतलब उसको कैसे ट्रीट करें? राइट, तो आपके जो वर्टिब्रास होती हैं उनके बीच में एक डिस्क होता है, राइट? मैंने अभी मास्टर क्लास में भी आपने अगर सुना होगा तो उसमें डिस्क होता है। डिस्क का काम क्या होता है कि दोनों हड्डियों के बीच में एक तो फ्रिक्शन ना हो, उसको थोड़ा फ्रिक्शन को बचा के रखने का, राइट? दूसरा जो उसका काम होता है वो होता है कि शॉक को एब्जॉर्व करने का। अब वो जो डिस्क होती है वो मेजरली आपकी पानी से बनी होती है, पर करेक्ट। ये जो वर्टिब्रल डिस्क होती है इनकी खास बात आप ये जानिए कि इनके पास डायरेक्ट ब्लड सप्लाई कोई भी नहीं होता। अब इसको प्रॉपरली फंक्शन करना है तो ब्लड सप्लाई तो हर चीज को चाहिए, क्योंकि वहीं से न्यूट्रिशन भी आएगा और वहीं से अगर कोई मेटाबॉलिक वेस्ट है तो वो वहां से फ्लश आउट करने के लिए भी आपका ब्लड सप्लाई इंपॉर्टेंट है। अब इनको जो ब्लड सप्लाई है मिलता कहाँ से है?
ये मिलता है आपका मूवमेंट से। जब भी आपकी बैक में मूवमेंट होती है, आपके मसल्स में मूवमेंट होती है बैक की, तो वहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर आपको पता है कि यूजुअली जो है मूवमेंट्स होती है किसी भी चीज़ की। तो अब जब हम मूवमेंट करते हैं हमारे बैक की, तो प्रेशर डिफरेंस के साथ वहाँ पे ब्लड सप्लाई होता है, वहाँ पे न्यूट्रिशन जो है वो एक्सचेंज होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो निकलता है। अब अगर वहाँ पे सही हिसाब से प्रॉपरली न्यूट्रिशन पहुँच रहा है तो वो डिस्क हेल्दी रहते हैं। लेकिन अगर सही प्रकार से नहीं मिल रहा तो धीरे-धीरे वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही वो डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाते हैं, वो श्रिंक हो जाते हैं। श्रिंक होते हैं तो आपकी वर्टिब्रास एक के ऊपर एक आपको ऐसा एक्सरे में लगता है कि चिपक गए। एक केस ये है। दूसरा केस होता है जिसमें आपकी बॉडी ही अपने बॉडी के अगेंस्ट अटैक करना शुरू कर देती है, जिसमें आपका पूरा स्पाइनल कॉलम फ्यूज होना शुरू हो जाता है। तो वो एग्जैक्टली आप जो बता रहे हैं, जिसका भी आप बता रहे हैं कि क्या केस है जिसमें फ्यूजन आपको एक्सरे में दिख रहा है, या तो वो बैम्बू स्पाइन हो सकता है जिसमें आपकी बॉडी ही आपके ऊपर अटैक कर रहा है, या तो जो इसको हम जो आपकी स्लिप डिस्क हैं, ये डिहाइड्रेट होने की वजह से प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। तो वो मेन जो आप बोल रहे हैं एक्सरे में चिपका हुआ दिख रहा है, वो क्यों है पहले ये पता होना ज़रूरी है, उसके बाद उसके ट्रीटमेंट पे हम काम कर सकते हैं। लेकिन सॉल्यूशंस दोनों के हैं। एंड इवन बैम्बू स्पाइन के केसेस भी मैंने ऐसे देखे हैं जिनका एकदम सीवियर बैम्बू स्पाइन होके पूरी स्पाइन ऑलमोस्ट फ्यूज हो चुकी थी, लेकिन एक्सरसाइज के साथ, प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ धीरे धीरे करके उनका रेंज ऑफ मोशन भी वापस आया, उनकी स्ट्रेंथ भी वापस आई, और वो अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आ पाए। ऐसे केसेस भी हमने देखे हैं। ओके ओके हाँ जी। आई होप आपको आंसर मिला हो मिस रानी। हम नेक्स्ट Yes. क्वेश्चन लेते हैं। विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देयर इज नो नेम। आप प्लीज अनम्यूट करिए। मोटोरोला, ओके। हेलो, तो अपने फोन के नेम से ज्वाइन करे हैं मोटोरोला करके। यस, प्लीज अनम्यूट। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी। हाँ जी मेरी बोलिए। आवाज जा रही है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैं ज्योत्सना बोल रही हूँ जमशेदपुर से। तो बैक पेन की प्रॉब्लम तो मुझे भी थी। सेकेंड डिलीवरी मेरी ऑपरेशन से हुई थी, और उस दरमियान मैं बहुत तुरंत तो प्रॉब्लम नहीं आता है, सही बात है। 97 में मेरी बेटी हुई थी, और करीब 10 साल बाद मुझे प्रॉब्लम आया था। तो पैरों की नसें पूरी झंझनाती थी, और मैं 10 मिनट भी खड़ी नहीं हो पाती थी। और उसके बाद मैंने चेकअप करवाया था, तो पता चला था कि T4 T5 की नसें दबी हुई है। तो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे सॉल्व हो चुके हैं, कुछ थेरेपी मैंने लिया था, और जब रिएक्शन में आई तो बाकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हुए हैं। लेकिन मैं एक्सरसाइज कंटिन्यू रखती हूँ, इसलिए मैं चाह रही थी कि ये क्लास में ज्वाइन करूं। और स्कैनर की बात है तो मैं तो नहीं ले पाई, उसका पिक स्कैन नहीं कर पाई तुरंत। तो क्या ग्रुप में ये आएगा जिससे मैं स्कैन कर सकूं? हाँ जी, तो जो स्कैन नहीं कर पाए, दैट इज फाइन। आपको अभी कमेंट बॉक्स में डीएक्सन क्लिनिक्स के नाम से एक लिंक आ रहा है, तो अगर आप वो लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप ज्वाइन कर पाएंगे। आपको कोर्स के साथ साथ एक्सरसाइज प्रोग्राम भी मिल जाएगा। वरना हाँ जी, ग्रुप पे जरूर शेयर किया जाएगा, ये सारे ग्रुप्स में शेयर किए जाएंगे ताकि आप सब ये कोर्स ज्वाइन करें, इसका फायदा उठाए, क्योंकि अब नहीं तो कब। अगर अब अपने ध्यान नहीं रखोगे तो यस मैम, कब। यस यस, मैम, यस मैम। तो मेरी एज 56 है मैम। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगाने पड़े, हाँ इसलिए जी, एक्सरसाइज बिल्कुल पे नहीं। पूरी यस, ध्यान रखती हूँ। और एक क्वेश्चन और है मेरा मैम। मैं ये जानना चाह रही थी कि हस्बैंड के पैर में फ्रैक्चर हुआ था बहुत सालों पहले, और उनके एंकल में पेन होता है बीच बीच में, तो उसका रीजन क्या है? कोर मसल्स ही है या और कुछ? फ्रैक्चर ठंड के कहाँ पे मौसम हुआ में था? एंकल में, लेग, एंकल का फ्रैक्चर। लेफ्ट राइट लेग में।
ओके, तो एंकल के जब भी प्रॉब्लम आती है ना, यूजुअली बहुत लंबे समय तक रहती है, और एंकल का वापस से ठीक होना वो भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एंकल एक ऐसा जॉइंट है जिसको हम चाह के भी रेस्ट नहीं दे सकते, क्योंकि हमको चलना फिरना तो पड़ेगा ही। तो जी उसका सर। प्रॉपर रिहैब जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो पाता कभी भी। यूजुअली जी एथलीट्स में भी देखते हैं हम लोग, तो जी एथलीट्स में भी एंकल रिहैब सही तरीके से करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और बहुत मुश्किल भी होता है। जी वही सर। इम्बैलेंसेस क्रिएट होने की वजह से एंकल में यूजुअली पेन रहता है तो इंजरी उसका के बाद। मेन रीजन यदि कैल्शियम माने क्या? नहीं, वहाँ पे जो मसल्स का इम्बैलेंस हो जाता है जब भी चोट लगता है ना, तो जी एक मूवमेंट आप नहीं कर पाते, लेकिन आपकी बॉडी को चलना ज़रूर है। तो वो क्या करता है कि वो कुछ दूसरी मसल्स को यूज़ करके चलने का कोशिश करता है, और धीरे-धीरे वो उसी को यूज़ करना शुरू कर देता है। इवन जब बाद में आपकी मसल्स जिनका सही से काम था वो करना, वो ठीक हो जाती हैं, लेकिन आपके ब्रेन को उन मसल्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, वो अब दूसरों को यूज़ कर रहा है क्योंकि। तो वो यस सर। दूसरी मसल्स को ही कंटिन्यू करता है यूज़ करने में। लेकिन होता क्या है कि वो उस मसल का काम होता नहीं है जो उसको करना पड़ रहा है, और जो सही मसल्स होती हैं जिनका वो काम होता है, धीरे धीरे क्योंकि हम उनको यूज नहीं करते वो और वीक होती जाती हैं। तो जी वापस उसको रिट्रेन करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार जी कांटेक्ट हाँ, कीजिए, ओके उनका सर। एक बार मैं कंसल्टेशन हम ऐसे कर। एक्सरसाइज तो इंटरेस्टेड है, वो करते हैं डेली 1 आवर। राइट, लेकिन कुछ सप्लीमेंट्स यदि दे सकूं मैं तो मैं हेल्दी बोन्स दे रही हूँ उनको। तो और क्या दे सकती हूँ मैं उन्हें? आप उनको हेल्दी बोन्स दे रहे हैं, अच्छी बात है। साथ में आप अश्वगंधा दे सकते हैं, मसल्स के लिए वो बहुत अच्छा है। स्पिरुलिना जी आप ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। स्पिरुलिना लेते हैं। यस, और जी एक्सरसाइजेस कुछ स्पेसिफिकली एंकल के लिए आपको हम बता देंगे जब आप हमको कांटेक्ट जी करेंगे ना क्लिनिक में, ओके तो तब हम ओके आपको बता देंगे। और एक बार हम ओके वापस आपको बता देते हैं कि मंडे टू सैटरडे सैटरडे जो 10 कंसल्टेशंस to हैं वो 10 बजे से लेकर 4 बजे तक फ्री हैं। फ्री मुझे टेक्स्ट कंसल्टेशन। भी अभी आ रहे थे, कई लोगों के पूछ रहे थे कि सिर्फ वेंसडे को होता है, बाकी दिन तो पेड होता है। पहले सिर्फ वेंसडे को फ्री होता था, लेकिन अभी हमने आप लोगों के यस लिए सर पूरे यस। हफ्ते भर फ्री रखा है उसको। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू। यस, डॉक्टर ने बता तो दिया, लेकिन मेरा एक फर्ज बनता है, मेरा मैं चाहती हूँ कि आप एक बारी में आप कांटेक्ट करेंगे, बिकॉज जैसे अभी मैम ने बोला कि उनके हस्बैंड को एंकल प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर अभी उसके बारे में बताते तो प्रॉपरली नहीं बता पाते, क्योंकि उनको प्रॉपर हिस्ट्री नहीं पता है, कब हुआ था, क्यों हुआ था, कहाँ पे हुआ था, रिपोर्ट्स वगैरह लगते हैं। तो मेन ये है कि आप इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको फिर डॉक्टर से बात करवा दिया जाएगा। एंड एक और चीज, डीएक्सिन क्लिनिक्स आप सभी को ध्यान, मतलब आप सभी का अच्छा सा आपको केयर करना चाहता है, तो उनने फ्री कंसल्टेशंस इसीलिए रखे हैं ताकि आपको पता हो कि वेंसडे के अलावा भी मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे 10 o'clock to 4 o'clock के बीच में आप अपने प्रॉब्लम्स कोई भी हो, ताकि आप जल्दी से उनको सॉर्ट कर सके, उस पर काम कर सके, आपको वापस वो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ऑब्वियसली, है ना? तो अच्छा, आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग कि सिंस ये जो हमारा कोर्स है बैक पेन मैनेजमेंट के लिए है, और पेन के लिए हमारे पास ना एक बहुत अच्छा आयुर्वेदिक महानारायण ऑयल है यस, जो कि स्पेसिफिकली पेन के लिए है, और साथ में उसके पोटली का हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है। तो आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि अगर आप लोग हमारा कोर्स लेते हैं तो आपको क्लिनिक की तरफ से हम उसको कॉम्प्लीमेंट्री आपको प्रोवाइड करना चाहेंगे, ताकि आप उसको यूज़ करके अपना पेन मैनेज भी कर पाएँ, एंड किसी और का भी हो तो उसकी भी आप सहायता कर सकते हैं। हाँ जी, ऑयल के साथ साथ आपको 2 पोटली भी मिलेगा, और सर आपको प्रॉपर विस्तार में भी बताएंगे कि कैसे हम उनको यूज कर सकते हैं। बिकॉज लेट मी रिमाइंड यू, ये जो आप कोर्स ले रहे हो ना, ये रिकॉर्डेड सेशंस है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपका और सर का इंटरेक्शन यहाँ पे खत्म हो जाएगा क्योंकि रिकॉर्डेड सेशंस है। लेकिन एक बार जब सेशंस खत्म हो जाएंगे या फिर सेशंस के दौरान भी आप सभी के साथ, सर के साथ लाइव Q&A होगा, क्योंकि आप जितना भी आप सुन लो, समझ लो, आपको कोई ना कोई डाउट आएगा ही, ये नेचुरल है, क्योंकि सभी का बैक
पेन, बैक प्रॉब्लम अलग भी हो सकता है। तो सर के साथ आपका लाइव Q&A होगा, जहां पे आप प्रॉपर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिलेगा, फिर आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये मुझे बस एक बार रिमाइंड करना था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चंस है? Okay. ओके, वेल दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सेशन। थैंक यू सो मच डॉक्टर हरमन, आपने इतना अच्छा अपना मास्टर क्लास लिया। एंड आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब अपना टाइम निकाल के आपने ये मास्टर क्लास ज्वाइन किया। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे, विच इज अगेन अ ग्रेट थिंग। साथ में वन मोर थिंग, एक और बार हम ग्रुप पे शेयर तो करेंगे ही, बट यस, आपको जो ये लिंक मिल रहा है, आपको यहाँ पे जो दिया जा रहा है डीएक्सिन क्लिनिक्स के तरफ से, आप अगर ज्वाइन करते हैं, आपको कोर्स, साथ में आपको एक्सरसाइज प्रोग्राम प्लस महानारायण ऑयल जो कि पेन मैनेजमेंट के लिए बहुत ही खास है, ये सब मिलेगा। बट वन मोर थिंग, बैक पेन हम, जैसे डॉक्टर ने बोला कि अगर आपने अभी ट्रीट नहीं किया, आपको अभी लग रहा होगा कि थोड़ा सा पेन है या फिर अभी मैं प्रॉपरली नहीं कर रहा हूं तब भी चलेगा, बट ये सब मिल के आपको फ्यूचर में दिखाएगा। तो फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो तो आप अभी से उसको केयर करें। बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर अभी से आप अपना प्रॉपर ध्यान रखेंगे, प्रॉपर मैनेज करेंगे, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो विद दैट सेड, आप सभी का धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। हम वापस मिलेंगे एक और बेहतरीन और शानदार मास्टर क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।